तो बच्चों यहाँ पर जब हबन आते हैं, क्योंकि वो एक गांव से होते हैं जहाँ पर बसेस और ट्रेन जैसी फैसिलिटीज उन्होंने कभी भी देखी नहीं होती, तो उनके पापा उनको समझाते हैं कि बेटा ये घर नहीं है, ये बसें हैं, ट्रेनें हैं, हमारे जैसे घर है। घर कैसे बना होता है? घर जो है ब्रिक से, स्टोन से बना होता है, बट ये ब्रिक्स और स्टोन से नहीं बनी है, ये जो है मेटल से बनी है। मेटल क्या? अलग अलग मिनरल से बनी है, जैसे आयरन है या एल्यूमिनियम से बनी है। तो बच्चों जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है, उस क्रस्ट में ही बहुत सारे अलग अलग मिनरल्स रॉक्स के अंदर डिपॉजिटेड, रॉक्स के अंदर मिनरल्स को डिपॉजिट भगवान ने करके भेजा है, रेडीमेड गिफ्ट बना के भेजा है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज, और आज की इस क्लास में बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। लेकिन कौन सा चैप्टर? मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और बच्चों ये जो चैप्टर है ये आपके क्लास 10 ज्योग्राफी का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये चैप्टर बात करता है मिनरल्स के बारे में और एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। सो बेसिकली आपने ना क्लास 10th में देखो सबसे पहला चैप्टर ही ज्योग्राफी में पढ़ा था रिसोर्सेज। क्या रिसोर्सेज होते हैं, कैसे हम लोग रिसोर्सेज से डेवलपमेंट कर रहे हैं, किस तरीके से हमें सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट करनी चाहिए, ऑल ऑफ दोस थिंग्स वी हैव स्टडीड इन दैट चैप्टर। फिर हमने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को देखा, तो वहां पे सिर्फ हमने जो फ्लोरा फौना है एज अ रिसोर्स उसको समझा। फिर हमने वाटर एज अ रिसोर्स को देखा, और अब हम एक और रिसोर्स को समझने के लिए यहाँ पर आ गए हैं, जो कि होते हैं हमारे मिनरल्स। और बच्चों हम लोग मिनरल्स को इस पूरे के पूरे चैप्टर में समझने वाले हैं। तो फटाफट से पहले एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है, तो लाइन बाय लाइन ही चालू करते हैं, क्या बात यहाँ पर करी जा रही है। तो देखिए, हबन कम्स टू गुवाहाटी विद हिज फादर फ्रॉम अ वेरी रिमोट विलेज। तो हबन जो है अपने फादर के साथ गुवाहाटी आए हैं, और वो एक बहुत ही पिछड़े हुए जगह, एक गांव से आए हैं, और वो गुवाहाटी आते हैं। He sees people getting into strange house-like objects which move along the road. He sees a kitchen dragging a number of houses along with it. He's amazed and asks his father, "Why don't our houses move like this one that we saw in Guwahati, Ba?" Ba replies that these are not houses; these are buses and trains. Unlike our houses, these are not made up of bricks and stones, but they are made up of metal like iron and aluminium, and they are used in making these. They do not move on their own, and they are driven by an engine which needs energy to work. तो बच्चों यहाँ पर जब हबन आते हैं, क्योंकि वो एक गांव से होते हैं जहाँ पर बसेस और ट्रेन जैसी फैसिलिटीज उन्होंने कभी भी देखी नहीं होती, तो गुवाहाटी आकर उन्हें लगता है कि ये ना बस जब चल रही है, ट्रेन जब चल रही है, तो घर चल रहा है पूरा का पूरा, तो ये घर मूव कैसे कर रहे हैं। तो कहते हैं पापा हमारे यहाँ पे तो घर ऐसे नहीं मूव करते, हमारा घर क्यों नहीं ऐसे चलता है, यहाँ तो घर चल रहे हैं। तो उनके पापा उनको समझाते हैं कि बेटा ये घर नहीं है, ये बसें हैं, ट्रेनें हैं, और ये जो है ना हमारे जैसे घर है। घर कैसे बना होता है? घर जो है ब्रिक से, स्टोन से बना होता है, बट ये ब्रिक्स और स्टोन से नहीं बनी है, ये जो है मेटल से बनी है। मेटल क्या? अलग अलग मिनरल से बनी है, जैसे आयरन है या एल्यूमिनियम से बनी है। साथ ही में खुद से नहीं चल रहे, तो इन्हें चलाने के लिए इंजन है, और इंजन को एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी से चल रहे हैं, मेटल से बने हैं, मिनरल से बने हैं। तो उनके पापा उन्हें ये सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं। उसी के साथ में यू हैव स्टडीड दैट द अर्थ्स क्रस्ट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स एम्बेडेड इन द रॉक्स। वेरियस मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज मिनरल्स आफ्टर प्रॉपर रिफाइनमेंट। तो बच्चों जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है, उस क्रस्ट में ही बहुत सारे अलग अलग मिनरल्स रॉक्स के अंदर डिपॉजिटेड है। रॉक्स के अंदर मिनरल्स को डिपॉजिट भगवान ने करके भेजा है, रेडीमेड गिफ्ट बना के भेजा है। ठीक है, बहुत सारे मेटल्स इन मिनरल्स में से एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं प्रॉपर तरीके से, उनको रिफाइन करने के बाद में। मिनरल्स एक इंडिस्पेंसिबल, बहुत अहम हिस्सा है हमारी जिंदगी का, हमारी लाइफ का। ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी यूज, हर वो चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी पिन से लेकर एक बिल्डिंग तक, एक बड़ी शिप तक, सारी चीजें जो है मिनरल से बनी होती हैं। रेलवे लाइंस, द टारमैक, पेविंग ऑफ द रोड, जो रोड का पेविंग होता है, रेलवे लाइन जो होती है, जो इंप्लीमेंट्स है, मशीनरी है, हर चीज मिनरल से बनी है। गाड़ियां, बसें, ट्रेन, एरोप्लेन, हर चीज मिनरल से मैन्युफैक्चर करी जाती है। और जो पावर रिसोर्सेज है, एनर्जी रिसोर्सेज है, उनसे वो सारी चीजें ऑपरेट करती हैं, चलती हैं। इवन द फूड दैट वी ईट, जो खाना भी हम लोग खाते हैं, उसमें भी मिनरल्स मौजूद होते हैं। इन ऑल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ह्यूमन बीइंग्स हैव यूज्ड मिनरल्स फॉर देयर लाइवलीहुड, डेकोरेशन, फेस्टिविटीज, रिलीजियस एंड सेरेमोनियल राइट्स। और साथ ही में बोला जा रहा है, देखो खाने के अंदर भी मिनरल है, उसी के साथ हर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में हमने मिनरल्स को अपने जीवन यापन के लिए भी इस्तेमाल करा है, डेकोरेशन के लिए भी इस्तेमाल करा है, त्योहार में भी इस्तेमाल करा है, धर्मों में भी इस्तेमाल करा है, सेरेमनीज को एक तरीके से सेरेमनीज को परफॉर्म करने में भी, रिचुअल्स को परफॉर्म करने में भी हमने मिनरल्स का इस्तेमाल करा है। तो हर बच्चों, हर अलग अलग जगह पर मिनरल्स मौजूद है कि नहीं? ठीक है, आगे देखते हैं। और क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? जब हम टूथपेस्ट की बात करते हैं, जो कि हमारे दांतों को साफ करता है, करते हो ना ब्रश दिन में 2 बारी,
मतलब एक सुबह उठकर एक रात को करना चाहिए, ठीक है, नहीं करते तो करा करो। Abrasive minerals like silica, limestone, aluminium oxide, various phosphate minerals do the cleaning. तो बच्चों उसके अंदर टूथपेस्ट के अंदर भी मिनरल्स हैं जो आपके दांत साफ कर रहे हैं। फ्लोराइड which is used to reduce cavities comes from a mineral fluoride. तो फ्लोराइड जो कि आपकी कैविटीज को रिड्यूस करता है वो भी एक मिनरल से आता है, फ्लोराइड से। मोस्ट टूथपेस्ट आर मेड वाइट विद टाइटेनियम ऑक्साइड, और वो जो टूथपेस्ट का कलर वाइट आता है वो किससे आता है? टाइटेनियम ऑक्साइड से आता है, जो कि एक मिनरल से आता है कॉल्ड रूटाइल एल्मिनाइट एंड एनेटेज। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड है, तो वही बोला जा रहा है कि व्हाइट भी उनको टाइटेनियम ऑक्साइड के थ्रू करा जा रहा है, जो कि अलग अलग मिनरल से आता है। स्पार्कल भी जो कुछ कुछ टूथपेस्ट में यूज करा जाता है वो माइका से आता है। द टूथब्रश एंड ट्यूब कंटेनिंग द पेस्ट आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स फ्रॉम पेट्रोलियम एंड फाइंड आउट वेयर दीज मिनरल्स आर फाउंड। तो बोला जा रहा है तो टूथब्रश और जो ट्यूब होती है जिसमें पेस्ट है वो चीजें प्लास्टिक से बनी है ना, जो कि पेट्रोलियम से डिराइव करे जा रहे हैं। तो बच्चों हर चीज में मिनरल्स का रोल है, हर चीज मिनरल से ही बन रही है, मिनरल्स के बिना कुछ नहीं बन रहा है। तो अगर आपके टूथपेस्ट व्हाइट कलर का है और उसमें वो जो छोटे छोटे ऐसे क्या होते हैं, वो छोटे छोटे रेड रेड एक उसमें आते थे पार्टिकल्स, यहाँ पे लिखा है ना कि वो जो स्पार्कल भी होता है कुछ कुछ टूथपेस्ट में वो भी माइका से आता है, वो स्पार्कल्स भी टूथपेस्ट में माइका के थ्रू डाले जाते हैं। तो सारी की सारी चीजें मिनरल्स हैं। वाओ, लाइफ प्रोसेसेस भी मिनरल्स के बिना नहीं हो सकती है। ऑल्दो आर मिनरल इनटेक इज ओनली 0.3% ऑफ द टोटल इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दे आर सो पोटेंट and so important that without them we will not be able to use the other 99.7% of the food stuff. तो जो भी आप खाना खा रहे हो ऑल्दो इसमें मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ 0.3% है, लेकिन उस 0.3% के बगैर जो बाकी का 99.7% खाना है उसको भी आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। इतने ज्यादा जरूरी हैं मिनरल्स। ठीक है, बात तो समझ में आ गई है कि क्यों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मिनरल होता क्या है बच्चे, चलिए इस चीज को समझते हैं कि व्हाट इज अ मिनरल। जियोलॉजिस्ट जो होते हैं दे डिफाइन मिनरल्स एज अ होमोजेनस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। तो एक तो चीज है कि मिनरल एक ऐसा सब्सटेंस है जो होमोजेनस है, जिसमें यूनिफॉर्मिटी है, ठीक है, एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, यूनिफॉर्म है। उसी के साथ इट इज अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, हमने उसको क्रिएट नहीं करा है बच्चों, इट इज नेचुरली अकरिंग, मतलब भगवान ने ही नेचर में उसको मौजूद करके हमको भेजा है। एंड साथ ही में उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो उसको आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो होमोजेनस है, नेचुरली अकरिंग है और इंटरनल स्ट्रक्चर उसका आप डिफाइन कर सकते हो। ये होता है एक मिनरल साइंटिफिक भाषा में अगर हम लोग समझे तो। अलग अलग फॉर्म्स में नेचर में मिलता है, फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड टू द सॉफ्टेस्ट टैल्क। तो सॉफ्टेस्ट टैल्क भी मिनरल है और हार्डेस्ट डायमंड भी मिनरल है, अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्म में आपको ये मिल जाएगा। कितने मिनरल्स को आइडेंटिफाई करा गया है? ओवर 2000 से भी ज्यादा मिनरल्स को आइडेंटिफाई करा गया है बच्चों। ओवर 2000 मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। आगे चलते हैं और बात करते हैं, अभी आपने देखा था, क्या देखा था आपने, कि जियोलॉजिस्ट ने मिनरल को डिफाइन करा है। अब ये जियोलॉजिस्ट अंकल कौन है, चलो जानते हैं। तो दो टाइप के लोग होते हैं बच्चों, एक होते हैं ज्योग्राफर और एक होते हैं जियोलॉजिस्ट। सिंपल भाषा में समझें तो ज्योग्राफर वो व्यक्ति है जो कि ज्योग्राफी को एज अ सब्जेक्ट समझता है, ठीक है, जो पूरी ज्योग्राफी पढ़ रहा है। और क्योंकि वो पूरी ज्योग्राफी पढ़ रहा है, क्योंकि वो अर्थ के अलग अलग लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ रहा है, हर एक चीज के बारे में पढ़ रहा है, तो उसकी स्टडी का एक हिस्सा है मिनरल्स, है ना, उसकी जो वास्ट स्टडी है उसका एक हिस्सा है मिनरल। तो ज्योग्राफर वो इंसान है जो कि मिनरल्स को अर्थ के क्रस्ट के एक हिस्से की तरह समझता है, ताकि वो लैंडफॉर्म्स को, जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स है, कहीं पहाड़ है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं प्लेन है, तो अलग अलग लैंडफॉर्म्स को और बेहतर तरीके से समझने के लिए वो मिनरल्स को भी एज अ पार्ट, एज अ छोटा हिस्सा ज्योग्राफी का वो समझते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो वो समझते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, उसके साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी एसोसिएटेड है, बट दे स्टडी इट एज अ पार्ट, ओके। बट जब हम जियोलॉजिस्ट की बात करते हैं, अब जियोलॉजिस्ट जो अंकल हैं वो सिर्फ और सिर्फ मिनरल्स को पढ़ते हैं। ये तो मिनरल्स को सिर्फ एक हिस्सा देख रहे थे ज्योग्राफी का, बट इनके लिए फोकस ऑफ स्टडी है ओनली मिनरल्स एंड मिनरल्स ओनली।
तो ये सिर्फ मिनरल्स की फॉर्मेशन कैसे हुई, कितना पुराना है वो मिनरल, उसकी फिजिकल केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, कैसे वो बन रखा है, वो सारी चीजें वो समझते हैं। मतलब प्रॉपर मिनरल्स में घुस ही गए हैं कि मिनरल के बारे में सब पढ़ लूंगा, सब कुछ समझ लूंगा। तभी तो जियोलॉजिस्ट ने डिफाइन करा था मिनरल को कि मिनरल होमोजेनस है, नेचुरली अकरिंग है, डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर है, बिकॉज उसने इन डेप्थ स्टडी करी है मिनरल्स के बारे में। और ज्योग्राफर जो है वो ज्योग्राफी को पढ़ रहा है, तो उसने मिनरल को सिर्फ एक हिस्से की तरह देखा है, बट इन्होंने तो पूरा मिनरल में डाइव इन ही कर लिया है। आई होप बात एकदम क्लियर है। आगे देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स। किस किस तरीके से मिनरल्स जो हैं बच्चों अकर करते हैं, कैसे कैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। सबसे पहला मोड ऑफ अकरेंस है इन वेन्स एंड लोड्स। तो बच्चों जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक पत्थर आप सभी को पता है, तीन टाइप के रॉक्स हम लोग पढ़ते हैं, एक होते हैं इग्नियस, एक होते हैं मेटामॉर्फिक, एक होते हैं सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री की अलग बात करेंगे। इग्नियस और मेटामॉर्फिक पत्थरों में मिनरल्स अकर करते हैं इन द क्रैक्स, फॉल्ट्स, जॉइंट्स बाय गेटिंग सॉलिडिफाइड इन देम, बाय गेटिंग सॉलिडिफाइड इन देम। ठीक है बच्चे, क्रैक्स, फॉल्ट्स, जॉइंट्स में अभी मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। तो जैसे ये पत्थर है, ठीक है, एक पत्थर है, उसमें या तो कोई क्रैक्स है ना, या फिर ऐसे एक फॉल्ट सा बन रखा है, या फिर इस तरीके से कुछ इस तरीके से मिनरल मौजूद है। ठीक है, तो ये पत्थर है, इसमें व्हाइट व्हाइट पोर्शन है, सपोज मिनरल्स इस तरीके से मौजूद है। पूरा पत्थर मिनरल नहीं होता, उसके अंदर मिनरल्स की अकरेंस होती है। तो जैसे ये एक जगह है जहां पे बहुत मोटी सी अकरेंस है, यहाँ पे ऐसे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिनरल आपको मौजूद दिख रहा है, तो मोटी अकरेंसेस को लोड्स बोला जाता है, और ऐसे जो पतली पतली अकरेंसेस हैं इनको वेन्स बोला जाता है। ठीक है, लोड्स होती हैं जो मोटी अकरेंसेस होती है मिनरल्स की, और पतली अकरेंसेस को वेन्स बोला जाता है। अब बच्चों एक और चीज मैं यहाँ पर आपको बता दूं, ये एक पत्थर है, ठीक है, ये एक रॉक है, लेकिन अगर इस रॉक में मिनरल मौजूद है, अगर इस रॉक में मिनरल प्रेजेंट है, तो ये रॉक जो है उसको हम ओर बुलाएंगे। तो किसी भी पत्थर में जब मिनरल प्रेजेंट होता है उस रॉक को ओर बुलाया जाता है। ओर इज दैट पर्टिकुलर रॉक वेयर मिनरल इज प्रेजेंट, क्योंकि फिर हम उसी ओर से मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो ये जो ओर है, इस ओर के अंदर जो मोटी अकरेंसेस है उनको लोड्स बोलेंगे, जो पतली अकरेंसेस है उनको वेन्स बोलेंगे। दैट इज हाउ मिनरल्स अकर इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। आई होप दिस थिंग इज वेरी वेरी क्लियर। इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिनरल्स क्रैक्स, फॉल्ट्स, जॉइंट्स में अकर करेंगे, जैसे उनमें बीच बीच में सॉलिडिफाई हो गए, जम गए हैं। स्मॉलर अकरेंसेस को वेन्स बोला जाएगा, लार्जर अकरेंसेस को लोड्स बोला जाएगा। कौन कौन से मिनरल्स ऐसे पाए जाते हैं, तो हमारा टिन है, कॉपर है, जिंक है, लेड है, ये सारे मिनरल्स इसी तरीके से वेन्स और लोड्स के फॉर्म में पाए जाएंगे। फिर आती है सेडिमेंट्री रॉक्स। अब बच्चों जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वहां पर मिनरल्स कैसे पाए जाएंगे, चलिए देखते हैं। दे अकर इन बेड्स और लेयर्स, they are formed as a result of deposition, accumulation and concentration in horizontal strata। देखिए, तो यहां तक हमने समझा कि हमारे ये कौन से रॉक्स थे, ये हमारे इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स थे, है ना। तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर कुछ इस तरीके से हमारे मिनरल्स पाए गए थे। अब अगर मैं बात करूं यहां पर सेडिमेंट्री रॉक्स की, ओके, तो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर क्या होता है, जैसे पूरा एक सेडिमेंट्री रॉक है, इसके अंदर क्या होता है बच्चों की मिनरल्स ना एक जगह पर डिपॉजिट हो गए। एक जगह पर डिपॉजिट होने का मतलब है एक जगह पर जम गए हैं, कॉन्सेंट्रेशन है उनका, एक्यूमुलेशन है, डेपोजिशन है एक ही जगह पर, और वो भी हॉरिजॉन्टली। तो इस तरीके से ऐसे पूरे लेयर में एक हॉरिजॉन्टली जो है ऐसे लेयर बन चुकी है, और वहां पर मिनरल डिपॉजिट हो चुका है, कॉन्सेंट्रेट हो चुका है। एक्यूमुलेट मतलब वहीं इकट्ठा हो गया है, कॉन्सेंट्रेट मतलब एक ही जगह पर सीमित है ना, कैसे, वो भी हॉरिजॉन्टली। तो इस पत्थर में हॉरिजॉन्टली जो है ऐसे तरीके से मिनरल्स एक्यूमुलेट होकर, कॉन्सेंट्रेट होकर रह जाते हैं, एंड इस अकरेंस को बोला जाता है व्हेन दे अकर इन बेड्स और लेयर्स। क्या बोला जाएगा इस अकरेंस को, इसको बोला जाएगा
बेड्स और लेयर्स, एक लेयर बन गई है, बेड बन गई है हॉरिजॉन्टली, एक लेयर और बेड बनना सेडिमेंट्री रॉक्स में, उस तरीके से मिनरल्स पाए जाते हैं। अब इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करा जाएगा, तो यहाँ पर एक ऐसे गड्ढा सा खोदा जाएगा, गड्ढा खोद कर जो है यहाँ पर माइनिंग करने वाले लोग गड्ढा बनाएंगे, एक टनल बनाएंगे, और इसी को बच्चों क्या बोला जाएगा, इसी को बोला जाएगा रैट होल माइनिंग। ठीक है, रैट होल माइनिंग इसको बोला जाएगा, जहां पर हमारे जो माइनिंग करने वाले लोग हैं वो ऐसे गड्ढा बनाकर, टनल बनाकर नीचे को उतरेंगे और मिनरल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर। सेडिमेंट्री रॉक्स में मिनरल्स बेड्स और लेयर्स में आकर करते हैं, जो कि बनता है एज अ रिजल्ट ऑफ डेपोजिशन, एक्यूमुलेशन, कॉन्सेंट्रेशन इन दी हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटा। तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटा में डेपोजिशन एक्यूमुलेशन हो गया है उसका, बेड्स और लेयर्स में आकर कर रहे हैं, रैट होल माइनिंग के थ्रू इनको आप निकालोगे। उसके बाद कई कई जगहों पर मिनरल्स को आप इवेपोरेशन के थ्रू भी ऑब्टेन कर सकते हो। जैसे कि बच्चों जो कॉमन सॉल्ट होता है, आपको पता है ना, जैसे नमक, कोई पानी है वो नमकीन है, अब उस पानी को आप बॉईल करो, पानी जब इवेपोरेट हो जाएगा तो बच जाएगा वहां नमक। तो इवेपोरेशन के थ्रू भी आप लोग कुछ कुछ मिनरल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। कुछ सेडिमेंट्री मिनरल्स इवेपोरेशन के थ्रू भी बनते हैं, जैसे एरिड रीजन, सूखे इलाकों में जिप्सम, पोटैश और सॉल्ट जैसे जो मिनरल्स हैं ये आप इवेपोरेशन के थ्रू भी ऑब्टेन कर सकते हो। अब आगे आते हैं बच्चों, एक और मोड ऑफ अकरेंस यहां पर हमको देखने को मिलता है, दैट इज decomposition of surface rocks leaving a residual mass of weathered material containing ores. Bauxite is formed this way. बच्चे अब decomposition हो रहा है हमारे रॉक्स का, तो बहुत सारे ऐसे ओर्स जो पत्थर रॉक्स थे जिसके अंदर मिनरल्स थे वो डिकम्पोज हो गए, उसमें क्या हो गई, वेदरिंग हो गई, मतलब वो ऐसे बिखर गए, टूट फूट गए, और टूट फूट होकर वो ऐसे सरफेस के ऊपर जो जमीन है उस पर फैल गए। अब बच्चों अब क्या है, वो सरफेस के ऊपर क्योंकि वेदरिंग के थ्रू वो डिकम्पोजिशन हुआ, पत्थर वगैरह जो जिसमें मिनरल्स थे वो ऐसे जमीन के ऊपर आ गए हैं, तो वो एक एक तरीके से उस जमीन के ऊपर एक परत डेवलप हो गई है उस मिनरल की। उसको आप जेसीबी वगैरह से ऐसे एक्सट्रैक्ट करो, है ना, क्योंकि वो सरफेस के ऊपर आ गया है मिनरल, उसको जेसीबी वगैरह से निकालो। तो बॉक्साइट जो मिनरल है वो भी कुछ इसी तरीके से पाया जाता है, बॉक्साइट जो मिनरल है वो भी कुछ इसी तरीके से डिकम्पोजिशन के थ्रू ही बनता है। फिर बात आती है प्लेसर डिपॉजिट की। अब प्लेसर डिपॉजिट क्या होते हैं? Certain minerals occur as alluvial deposits in the sands of valley floors and the base of hills. कुछ मिनरल्स जो हैं एलुवियल डिपॉजिट की तरह आकर करते हैं वैली फ्लोर्स पर या बेस ऑफ हिल्स पर, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, टिन है, प्लैटिनम है, इनको प्लेसर डिपॉजिट बोला जाता है। एंड इसमें ऐसे मिनरल्स होते हैं विच आर नॉट करोडेड बाय वाटर, यानी कि जिन मिनरल्स को पानी जंग नहीं लगा पाता। अब यहां पर मैं आपको पीछे ही चलकर, यहां पर एक खाली स्लाइड है हमारे पास, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको इसके आगे ले आते हैं, है ना। देखो प्लेसर डिपॉजिट क्या होते हैं, जैसे बच्चों ये पहाड़ है ना, और पहाड़ के बीच में क्या है, एक वैली है, इस वैली पर बहुत सारे मिनरल्स इस वैली फ्लोर पर डिपॉजिट हो गए हैं, जो बेस ऑफ हिल है, हिल का फुट हिल जो है वहां पर डिपॉजिट हो गए मिनरल्स, ठीक है। तो इन मिनरल्स को बोला जाता है प्लेसर डिपॉजिट्स। और ये जो प्लेसर डिपॉजिट होते हैं इस पे पानी भी अगर पड़ेगा तो भी इन पे जंग नहीं लगेगा, इस तरीके से, ओके। तो बोला वही जा रहा है कि कुछ मिनरल जैसे ही एलुवियल डिपॉजिट्स या वैली फ्लोर बेस ऑफ हिल्स पे पाए जाएंगे, गोल्ड, सिल्वर, टिन वगैरह, प्लैटिनम इसी तरीके से पाए जाते हैं, इनको प्लेसर डिपॉजिट बोला जाता है, और ये जो है पानी से करोड नहीं होते, उन पे जंग नहीं लगता है। फिर बात आ गई है एक और अकरेंस की। अब कुछ मिनरल्स आपको ओशन के पानी में भी डिसॉल्व हुए हुए मिल जाएंगे, जैसे कि कॉमन सॉल्ट है, मैग्नीशियम है और ब्रोमाइड है, तो ये ओशन वाटर में आपको मिल जाएंगे। और उसी के साथ बच्चों जो ओशन बेड होता है, ओशन के नीचे जो ओशन बेड होता है उस बेड पर आपको मैंगनीज नोड्यूल्स भी मिलती है। तो ओशन वाटर, ओशन बेड, ये सारी चीजें आई थिंक आपको क्लियर हो गई हैं। ये था बच्चों की कैसे, अब हर मिनरल ऐसे नहीं है कि अर्थ की क्रस्ट में ही पड़ा है, अलग अलग तरीके से मिनरल्स आकर करते हैं, कुछ सरफेस के ऊपर आ गए हैं, कुछ जो है इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स में है, कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स में डिपॉजिट हो रखे हैं, कुछ जो है प्लेसर डिपॉजिट्स के थ्रू मिल रहे हैं, कुछ जो है आप उनको इवेपोरेट करके डिराइव कर रहे हो, कुछ ओशन वाटर में डिसॉल्व है, कुछ ओशन बेड पे है, अलग अलग तरीके हैं जिससे कि मिनरल अकर कर रहे हैं। हर एक ही जगह पर सब नहीं मिल जाता है, ठीक है। और ऑब्वियसली मिनरल्स अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड भी हैं, कहीं पर कोई मिनरल है, कहीं पर कोई मिनरल है, तो एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन भी इनका देखने को मिलता है। आई होप बात एकदम
क्लियर है? चलो, ओ कहाँ चले मैम? कहीं नहीं चलना है, आगे चलना है। अब बच्चों हमने यहां तक समझ लिया है कि मिनरल्स क्या होते हैं, जियोलॉजिस्ट और ज्योग्राफर के बीच में अंतर क्या है, और किस अलग अलग तरीके से मिनरल्स पाए जाते हैं। अब बात आएगी कि हम इन मिनरल्स को डिवाइड कैसे करते हैं। तो दो टाइप में सबसे मेन डिवाइड करना या डिवीजन मिनरल्स का होता है कि जब आप ये बोलो कि कुछ मिनरल्स मेटालिक है और कुछ नॉन मेटालिक है, मतलब किसी में धातु है तो वो मेटालिक हो गए और जिसमें धातु नहीं है वो नॉन मेटालिक हो गए। नॉन मेटालिक मिनरल्स आपके हो जाएंगे जैसे कि माइका है, सॉल्ट है, पोटैश है, सल्फर है, ग्रेनाइट है, लाइमस्टोन है, मार्बल है, सैंडस्टोन है। तो इनमें क्योंकि मेटल नहीं है तो दीज आर नॉन मेटालिक। उसी के साथ आपके मेटालिक मिनरल्स की जब मैं बात करती हूँ तो उसमें दो मेन, तीन अलग अलग बता रखे हैं वैसे तो। एक है फेरस यानी कि जिसमें आयरन है, एक है नॉन फेरस जिसमें आयरन नहीं है। तो फेरस मिनरल के अंदर आपका आयरन और मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट ये सारे आ जाएंगे। नॉन फेरस में कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट आ जाएगा। और फिर एक और आते हैं प्रेशियस मेटालिक मिनरल्स, बहुत प्रेशियस हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम वगैरह। बच्चों हमें पता ही है कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम तो काफी ज्यादा प्रेशियस मिनरल्स हैं, है ना, बहुत वैल्यू रखते हैं, बहुत वैल्यू होल्ड करते हैं। तो ये हो गए मेटालिक, ये हो गए नॉन मेटालिक, और लास्टली एनर्जी मिनरल्स आपके आएंगे जिससे कि आप एनर्जी डिराइव करते हैं। कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस इसमें आ जाएगा। ओहो हो, ठीक है। बात यहां तक क्लासिफिकेशन आए हो बिल्कुल ही सभी को क्लियर हो गया है। दो मेन टाइप में हम क्लासिफाई, तीन मेन टाइप में क्लासिफाई करते हैं, एक मेटालिक, नॉन मेटालिक, एनर्जी। एनर्जी मिनरल जिससे एनर्जी ड्राइव होती है, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस आ जाएगा। नॉन मेटालिक में आपका माइका, सॉल्ट ये सारी चीजें आ जाएंगी। मेटालिक में तीन अलग टाइप के मिनरल्स आ जाएंगे, एक फेरस जिसमें आयरन है, आयरन, निकल, कोबाल्ट ये सब आ जाएगा। नॉन फेरस में कॉपर, लेड ये सब आ जाएगा। और प्रेशियस हो गए गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। आई होप यहां तक बात एकदम क्लियर है। अब सबसे पहले हम लोग बच्चों चलेंगे अपने मेटालिक मिनरल्स में फेरस मिनरल्स की बात करने के लिए। लेट्स कम टू टॉक अबाउट द फेरस मिनरल्स। ओके, फेरस में भी सबसे पहले देखो फेरस मिनरल है क्या। फेरस मिनरल हमें पता है विच कंटेन्स आयरन, जिसमें आयरन मौजूद है। ठीक है जी। अब यहां पर एक और चीज की बात हो रही है कि इट अकाउंट्स फॉर 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द मेटालिक मिनरल्स। तो हमारे देश में बच्चों जो टोटल, सपोज ये टोटल मेटालिक मिनरल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसमें 3/4, 3/4 जो मेटालिक मिनरल्स की प्रोडक्शन हो रही है दैट इज फेरस मिनरल्स। और बाकी जो 1/4 बच गया दैट इज नॉन फेरस, आपके प्रेशियस, वो सारी चीजें आ जाएंगी। बट 3/4 of the metallic minerals that are being produced in our country is ferrous minerals. They provide a very strong base for the development of the metallurgical industries. तो दूसरी मेटल इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत मजबूत बेस ये प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बच्चों फेरस मिनरल ही जो है आपका आयरन, है ना, आयरन, स्टील ये सब जो चीजें हैं इन्हीं से ही दूसरी मशीनें बनती हैं और उसी से ही बाकी कोई भी इंडस्ट्री काम कर सकती है। तो एक बेसिक इंडस्ट्री भी है और उसी के साथ एक बेस प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए। दूसरी इंडस्ट्रीज को वो मशीनें दे रहे हैं जिससे कि वो भी प्रोडक्शन कर पाए। दैट इज वाई दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपोर्ट्स सब्सटैंशियल क्वांटिटी आफ्टर मीटिंग हर इंटरनल डिमांड। सबसे पहले हम लोग जितना भी आयरन से रिलेटेड जो मेटल्स प्रोड्यूस करते हैं उनसे अपनी इंटरनल डिमांड, अपने देश में जो डिमांड चल रही है वो पूरी करते हैं और उसके बाद जो बच जाता है उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों तक भी पहुंचाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। आगे यहां पर अगर आप देखो सबसे पहला फेरस मिनरल ऑब्वियसली आएगा आयरन, आयरन ओर। तो आयरन ओर है बच्चों वो पत्थर जिसमें आयरन मौजूद है। आयरन ओर एक बेसिक मिनरल है, हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बैकबोन है। क्यों बैकबोन है, क्यों रीढ़ की हड्डी, अभी बताया था। आयरन से ही बच्चों दूसरी मशीनें बनेंगी और वही मशीनें किसी भी दूसरी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन में काम आएंगी। प्रोडक्शन कोई भी इंडस्ट्री तभी कर पाएगी जब उसके पास मशीनें होंगी। मशीनें कहां से आएंगी, आयरन से बनेंगी और आयरन तभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, एक बेसिक मिनरल है और बाकी किसी भी इंडस्ट्री के लिए ये एक बैकबोन या फिर हमारी रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है और हमारे देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लेकर आता है। अगर बात करें दो अलग टाइप के आयरन ओर की, एक आयरन ओर होता है मैग्नेटाइट, एक आयरन ओर होता है हेमेटाइट। मैग्नेटाइट बच्चों वो वाला आयरन ओर है जो कि फाइनेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर है, सबसे अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर है जिसमें आयरन कंटेंट 70% तक मौजूद होता है। तो वो ओर है, वो पत्थर है जिसमें 70% तक आयरन कंटेंट है।
एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज भी है और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए काफी ज्यादा जरूरी भी है। वहीं पे हेमेटाइट भी एक अच्छा खासा आयरन ओर है, इंडस्ट्रियल आयरन ओर के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी यूज्ड, लेकिन सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हेमेटाइट आयरन ओर यूज करा जाता है क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा हेमेटाइट ही आयरन ओर मिल रहा है हमको, इसलिए हम हेमेटाइट को सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑल्दो इसमें आयरन कंटेंट 50 से 60% का होता है, मैग्नेटाइट से कम आयरन कंटेंट है, बट स्टिल इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी वी आर यूजिंग हेमेटाइट ओर द मोस्ट। उसी के साथ यहाँ लिखा है 2018-19 में ऑलमोस्ट जो इंटायर प्रोडक्शन हुई थी आयरन ओर की, 97% प्रोडक्शन आयरन ओर की कहां से हुई थी? ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक एंड झारखंड। तो बच्चों ये 4 मेजर स्टेट्स हैं, मेजर स्टेट्स जहां पर आयरन प्रोड्यूस हो रहा है, मेजर आयरन ओर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ठीक है, मेजर आयरन और प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आप सभी को पता है। वैसे भी जो छोटा नागपुर रीजन है वहां पर सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल सेटअप भी है आयरन स्टील का, और सबसे ज्यादा वहां पर पाया भी जाता है आयरन। तो आपको पता है कि वही वाली पूरी बेल्ट है, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड वो एरिया तो है ही, साथ ही में कर्नाटका भी, साउथ इंडिया में कर्नाटका भी एक वो एरिया है जहां पर आयरन बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसलिए 4 मेजर रीजन है जहां सबसे ज्यादा आयरन और की प्रोडक्शन हो रही है। बाकी प्रोडक्शन 3% दूसरे किसी स्टेट से हो रही होंगी, बट दीज आर द मेजर एरियाज ऑफ आयरन प्रोडक्शन। ओके, आगे चलते हैं बच्चे और यहां पर आगे चलकर देखते हैं कि विच आर द मेजर आयरन ओर बेल्ट्स इन इंडिया। सबसे ज्यादा आयरन ओर कौन सी बेल्ट्स हैं जहां पर मौजूद है? सबसे पहली बेल्ट आ गई है ओडिशा झारखंड की बेल्ट। तो बच्चों वही वाला एरिया आपको इमेजिन करना है, हमारा नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में आओ, सेंट्रल इंडिया की ईस्टर्न साइड पे आओ, ओडिशा वाली साइड, झारखंड वाली साइड। ठीक है, तो दैट इज अ बेल्ट, इट इज अ मेजर आयरन ओर बेल्ट जहां पे आयरन ओर बहुत ज्यादा मिलता है। कौन सा? देखो कौन सा आयरन ओर मिलता है। तो ओडिशा में हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर इज फाउंड इन बादाम पहाड़ माइंस इन द मयूरभंज एंड द केंदुझार डिस्ट्रिक्ट। तो ओडिशा के अंदर एक बहुत हाई क्वालिटी का हेमेटाइट ओर पाया जाता है। कहां पे? बादाम पहाड़ माइंस में। तो बादाम पहाड़ माइंस है जहां पे हेमेटाइट ओर अच्छी क्वालिटी का मिलता है, मयूरभंज और केंदुझार जिले में। और कहां पे आता है ये? मयूरभंज और केंदुझार जिले में। एडजॉइनिंग सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हेमेटाइट आयरन ओर इज माइंड इन गोवा एंड नोआमुंडी। साथ ही बच्चों झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में हेमेटाइट आयरन ओर ही मिल रहा है। कहां पर? सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, जो कि कहां है? गोवा और नोआमुंडी में। ओके, तो आई थिंक ये ओडिशा झारखंड की बेल्ट आपको समझ में आई। यहाँ पर आपको याद क्या रखना है मैं ये बताती हूँ। ओडिशा में हेमेटाइट आयरन ओर मिल रहा है बादाम पहाड़ माइन में, और उसके बाद आपको याद रखना है झारखंड में मिल रहा है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। कौन सा? हेमेटाइट ही। बस इतना याद रखो, बस काफी है। नेक्स्ट बेल्ट पे आते हैं विच इज दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। अब ये बेल्ट है कहाँ? तो बहुत बारी ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है कि दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट एरिया कौन सा है उसका। एरिया याद रखना है। एरिया क्या है? छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। ठीक है बच्चों, कौन सा एरिया है? अभी छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र थोड़ा सेंट्रल इंडिया वेस्ट साइड पे वो वाला एरिया आ गया। वेरी हाई ग्रेड हेमाटाइट ओर इज फाउंड इन द फेमस बेलादेला रेंज ऑफ हिल्स इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। अब बच्चों यहां पर देखिए सॉरी, तो यहां पर आप लोग देख रहे हो हाई ग्रेड हेमाटाइट ओर, हेमाटाइट ओर ही मिल रहा है। कहां पे मिल रहा है? जो बेलादेला रेंज ऑफ हिल्स है। बेलादेला का मतलब है एक तरीके से ऑक्स के फेस, ऑक्स को रिप्रेजेंट करती हुई वो रेंज ऑफ हिल्स है। और वो जो रेंज ऑफ हिल्स है बेलादेला रेंज, बेल का मतलब क्या होता है? ऑक्स, है ना, बेलादेला रेंज, तो उसी पे नाम उसका रखा गया है। बेलादेला रेंज हिल है बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में, बस्तर जिले छत्तीसगढ़ में। और यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का हेमाटाइट आयरन ओर मिलता है। इस रेंज में जो हिल्स हैं वहां पे 14 डिपॉजिट्स हैं सुपर हाई ग्रेड हेमाटाइट आयरन ओर के। बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि स्टील बनाने के लिए चाहिए, और इस आयरन में वो सारी क्वालिटीज है, वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो आपको अच्छा खासा स्टील बनाने के लिए चाहिए। साथ ही में आयरन ओर जो कि माइन से निकलता है उसको एक्सपोर्ट करा जाता है टू जापान एंड साउथ कोरिया वाया द विशाखापट्टनम पोर्ट। और बच्चों यहाँ पर जो भी आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करा जाता है, उस आयरन ओर को एक्सपोर्ट करा जाता है, उस आयरन ओर को दूसरे देशों में भिजवाया जाता है। कौन से दूसरे देश? जापान और साउथ कोरिया में। किस पोर्ट के थ्रू? विशाखापट्टनम पोर्ट के थ्रू। तो विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वहां पर शिप में डाल देंगे आयरन ओर को और फिर भिजवा देंगे जापान और साउथ कोरिया को, और वहां से आएगी पेमेंट। इसलिए भिजवा रहे हैं, और कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम रख सकते थे पर हम इसलिए भिजवा रहे हैं। आगे चलते हैं, अगले जो है बेल्ट को देखते हैं विच इज अ लिटिल
कॉम्प्लिकेटेड, ध्यान से सुनिएगा। बेलारी, चित्रदुर्गा, चिकमगलुरु, तुमकुरू बेल्ट, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक कविता की तरह आपको इसका नाम याद रखना है, बेलारी, चित्रदुर्गा, चिकमगलुरु, तुमकुरू बेल्ट। ये बेल्ट कर्नाटक की बेल्ट है। यहाँ पर आयरन ओर के लार्ज रिजर्व्स, बहुत सारे रिजर्व्स पाए जाते हैं। यहाँ पर बच्चों कुद्रेमुख माइंस है। कुद्रेमुख का मतलब होता है हॉर्स का फेस। तो हॉर्स के फेस जैसी क्योंकि वो माइंस दिखती हैं वेस्टर्न घाट कर्नाटका में, इस वजह से उस माइन का नाम कुद्रेमुख माइन रखा गया है, जहां आयरन मिलता है, ठीक है। सो दैट एरिया, वेस्टर्न घाट का वो एरिया जहां पर आयरन ओर मौजूद है, उसको कुद्रेमुख माइन बोला गया है कर्नाटक के अंदर। इट इज 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। यहाँ जितना भी आयरन ओर निकाला जाएगा वो सारा का सारा एक्सपोर्ट करके भिजवा दिया जाएगा दूसरे देशों में। कुद्रेमुख डिपॉजिट्स नोन टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ore is transported as slurry through a pipeline to a port near Mangaluru। और बच्चों क्योंकि यहाँ पे जितना भी आयरन ओर निकाला जाएगा उसको आप एक्सपोर्ट करवाओगे, इट इज नोन टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट माइंस में से आता है कुद्रेमुख माइंस। और यहाँ पर जो आयरन ओर निकलता है उसको सबसे पहले एक सेमी लिक्विड फॉर्म स्लरी में कन्वर्ट करा जाएगा, पाइपलाइन के थ्रू उसको एक बेंगलुरु पोर्ट के पास में भिजवाया जाएगा और फिर बेंगलुरु पोर्ट से भिजवा देंगे, ठीक है, कहीं और उसको एक्सपोर्ट करवा देंगे, ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट ही करना है इसलिए एक्सपोर्ट तो कराएंगे ही। लास्ट बेल्ट आती है महाराष्ट्र और गोवा की बेल्ट। ये गोवा के स्टेट और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में लोकेटेड है। यहाँ पे और ज्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं है, येट एफिशिएंटली एक्सप्लॉइटेड एंड इट इज एक्सपोर्टेड थ्रू दी मारमागांव पोर्ट। तो बच्चों ऑल्दो यहाँ पर ज्यादा अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर है भी नहीं, बट कैसा भी हो हमें तो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट तो करना है ना। तो चाहे अच्छी क्वालिटी का हो ना हो, वहां पे बहुत अच्छे से जितना भी आयरन ओर मिलता है उसको जो है निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट करा जाता है और फिर हम लोग देखते हैं कि इसको मारमागांव पोर्ट के थ्रू एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, दूसरे देशों में भी पहुंचा दिया जाता है। आई होप ये चारों जो बेल्ट्स हैं जहां पर आयरन ओर मिल रहा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। सबसे पहले ओडिशा झारखंड की हमने बात करी थी, हेमाटाइट और अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है ओडिशा में बादाम पहाड़ माइन में और झारखंड की सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट जो है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में मौजूद है। यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी का हेमाटाइट और मिलता है बेलादेला रेंज में, जो कि बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में मौजूद है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का ये और है, स्टील मेकिंग के लिए यूज करा जा सकता है और फिर इसको एक्सपोर्ट करा जाता है टू जापान, साउथ कोरिया वाया द विशाखापट्टनम पोर्ट। उसके बाद बेलारी, चित्रदुर्गा, चिकमगलुरु बेल्ट हमारे कर्नाटक की बेल्ट है। कुद्रेमुख माइंस 100% एक्सपोर्ट यूनिट स्लरी में कन्वर्ट करके पाइपलाइन के थ्रू मंगलुरु के पास पहुंचा दिया जाएगा। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट गोवा में के स्टेट में और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में मौजूद है। ज्यादा अच्छी क्वालिटी का और नहीं है, लेकिन फिर भी इसको एक्सप्लॉइट करा जाएगा क्योंकि वहां तो हम कमी आने नहीं देंगे। इस आयरन ओर को फिर मारमागांव पोर्ट के पास पहुंचा दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हमारे फेरस मिनरल की ही दूसरे मिनरल की बात करने। तो एक आयरन की तो बात कर ली, अब आयरन में तो आयरन है ही, लेकिन अब दूसरा मिनरल जिसमें आयरन मौजूद है दैट इज मैंगनीज। और जो मैंगनीज है बच्चों, इस मैंगनीज का इस्तेमाल किस चीज के लिए करा जाता है? तो इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड द फेरो मैंगनीज अलॉय। तो मैंगनीज को स्टील बनाने के लिए भी यूज करा जाता है, साथ ही में जो फेरो मैंगनीज अलॉय बनता है, यानी कि जो आयरन और मैंगनीज को मिक्स करके एक अलॉय बनाया जाता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। 10 किलो मैंगनीज रिक्वायर्ड है टू मैन्युफैक्चर 1 टन ऑफ स्टील। तो 10 kgs ऑफ मैंगनीज चाहिए होगा आपको 1 टन स्टील का बनाने के लिए। उसी के साथ इससे ब्लीचिंग पाउडर भी बनता है, इंसेक्टिसाइड्स जो कीटनाशक होते हैं उसमें भी मैंगनीज का यूज करा जाता है और पेंट बनाने में भी यूज करा जाता है। और बच्चों सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पर हो रही है? सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है मध्य प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में और थर्डली ओडिशा में। तो ये 3 मेजर स्टेट्स हैं जहां पर मैंगनीज को प्रोड्यूस किया जा रहा है। बाकी याद मत रखो, मेजरली 3 तो याद रखो, ठीक है, एमपी, महाराष्ट्र और ओडिशा। एमपी महाराष्ट्र तो वहीं पर आ गए आपके और ओडिशा उसके साइड में, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, एमपी के एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड है ना, वो याद रखिएगा। ओके, फिर बच्चों यहां तक हम लोग अपने फेरस मिनरल्स को कंप्लीट करके आ चुके हैं। आयरन और मैंगनीज की हमने बात कर ली है। अब हम चल रहे हैं नॉन फेरस मिनरल्स पर। हमने बच्चों स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि इंडिया फेरस मिनरल्स तो 3/4 प्रोड्यूस कर रही है। टोटल प्रोडक्शन में से 3/4 प्रोडक्शन तो फेरस मिनरल की हो रही है। तो बेचारी जो प्रोडक्शन बच गई उसमें नॉन फेरस मिनरल्स आ रहे हैं। तो अगर बात करी जाए इंडिया में रिजर्व और प्रोडक्शन जो नॉन फेरस मिनरल का है, इट इज नॉट वेरी सैटिस्फैक्टरी। तो पहली बात तो हमारे पास रिजर्व्स ही कम है नॉन फेरस मिनरल्स के,
और प्रोडक्शन भी हम कम कर रहे हैं। साथ ही में दीज मिनरल्स विच इंक्लूड कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक, गोल्ड प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन अ नंबर ऑफ मेटलर्जिकल, इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। तो ये जो मिनरल्स हैं जिसमें आपका कॉपर है, बॉक्साइट है, लेड है, जिंक है, गोल्ड है, ये सारे मिनरल्स एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं हमारी बहुत सारी मेटल इंडस्ट्रीज में, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में भी। ठीक है, तो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाइए बच्चों सबसे पहले नॉन फेरस मिनरल की बात करने के लिए, जो कि है कॉपर। तुमको बनना है 10th में टॉपर, और अब हम बात करेंगे ऑफ कॉपर। वाह वाह वाह। चलो, तो बच्चों जो कॉपर है, कॉपर की अगर हम बात करें, कॉपर के मामले में इंडिया क्रिटिकली डेफिशिएंट है, कमी है भाई इंडिया में। ना तो इसके रिजर्व्स उतने ज्यादा हैं, और क्योंकि रिजर्व्स उतने ज्यादा नहीं है, कॉपर उतनी मात्रा में हमारे देश में है ही नहीं, इस वजह से कॉपर की प्रोडक्शन भी कम है। सिंपल सी बात है, रिजर्व्स भी नहीं है, प्रोडक्शन भी ज्यादा नहीं हो रही। Being malleable, ductile, a good conductor, it is mainly used in electrical cables, electronics and chemical industries. बच्चों अब कॉपर मैलिएबल भी है और डक्टाइल भी है। मैलिएबल क्या होता है कि आप जो मेटल है उसको कोई भी आकार अगर दे सको, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सको, दैट इज द मेटल्स प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग मैलिएबल। तो ये मैलिएबल भी है और डक्टाइल भी है। डक्टाइल का मतलब है आप इसको थिन वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तारे भी बना सकते हो, शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, शेप भी दे सकते हो। साथ ही में गुड कंडक्टर है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का अपने थ्रू पास होने देता है। इस वजह से कॉपर को मेनली इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रिकल केबल में भी इसका यूज करा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी और केमिकल इंडस्ट्रीज में भी इसको इस्तेमाल करा जाता है। अब यहाँ पे याद आपको क्या रखना है मैं बताती हूँ। देखिए, ये तो हो गई हमारी प्रॉपर्टीज कि कॉपर क्या क्या बढ़िया चीजें करता है, उसकी प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन अब कहां पाया जाता है, कहां पर कॉपर मिलेगा? तो देखिए, बालाघाट माइंस जो हैं हमारे मध्य प्रदेश की, खेतरी माइंस जो हैं राजस्थान की, और सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड की, ये तीन जगहें हैं लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर। सबसे ज्यादा कॉपर प्रोडक्शन इन तीन जगहों पर किया जाता है, बालाघाट माइंस, खेतरी माइंस एंड सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस। मेजर कॉपर प्रोड्यूसिंग एरियाज, कहां कहां पे मेजर कॉपर प्रोडक्शन हो रहा है, वी हैव टू रिमेंबर दिस, वी कैन नॉट फॉरगेट इट। नेक्स्ट है हमारा नॉन फेरस में ही हमारा बॉक्साइट। बच्चों आपको मैंने बताया भी था, एक मोड ऑफ अकरेंस हमने पढ़ा था ना, डीकॉम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। पत्थर जब टूट कर बिखर कर, है ना, एक्शन ऑफ विंड हो सकता है, पानी हो सकता है, किसी भी तरीके से पत्थर टूट कर बिखर कर वेदर्ड मटेरियल की तरह डिपॉजिट हो गए हैं सरफेस के ऊपर, उसके थ्रू ही बॉक्साइट पाया जाता है। तो बॉक्साइट डिपॉजिट्स फॉर्म्ड बाय डीकॉम्पोजिशन। तो बहुत से ऐसे पत्थर हैं जो रिच होते हैं इन एल्यूमिनियम सिलिकेट, उसमें एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है उन पत्थरों में, और जब उनकी वेदरिंग होती है तो उसी से ही बॉक्साइट फॉर्म होता है, उसी से ही बॉक्साइट डिपॉजिट्स बनते हैं। याद रखिएगा बच्चों, बॉक्साइट है क्या? बॉक्साइट वो पत्थर है, इट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है, ठीक है, बॉक्साइट के अंदर एल्यूमिनियम डिपॉजिट है, बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम बनेगा। नाउ एल्यूमिनियम जो मेटल बनेगा, इट कंबाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल सच एज आयरन बट विद एक्सट्रीम लाइटनेस एंड ऑल्सो गुड कंडक्टिविटी एंड ग्रेट मैलिएबिलिटी। एल्यूमिनियम की खासियत यह है कि ऑल्दो एल्यूमिनियम बिल्कुल लाइट वेट है, बहुत हल्का सा मेटल है, बट एल्यूमिनियम के अंदर आयरन जितना स्ट्रेंथ है, तो जितना स्ट्रॉन्ग आयरन है उतना ही स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनियम भी है, बट एल्यूमिनियम इज लाइट वेट, आयरन इज हैवी वेट। तभी बच्चों एल्यूमिनियम का इस्तेमाल जो प्लेन बनता है ना उसमें करा जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो स्ट्रेंथ है और वो लाइट वेट है। प्लेन को तो हवा में उड़ना है तो उसको लाइट वेट होना जरूरी है, इस वजह से एल्यूमिनियम को प्लेन में यूज करा जाता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के अंदर मेटल आयरन जैसी स्ट्रेंथ है, लेकिन एक्सट्रीम लाइटनेस है और गुड कंडक्टर भी है, हीट इलेक्ट्रिसिटी का, मैलिबिलिटी भी है, मतलब वही शेप वेप आप उसमें उसको कन्वर्ट कर सकते हो। बॉक्साइट डिपॉजिट्स मेनली फाउंड इन दी अमरकंटक। अब कहां कहां ये पाया जाता है, तो ये बच्चों इसकी एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज हो गई। उसी के साथ हम लोग देखते हैं कहां कहां कौन से जगह इसका मेजर प्रोड्यूसर है। तो डिपॉजिट्स अमरकंटक प्लेट्यू में पाए जाते हैं, माइकल हिल्स में, एंड प्लेट्यू रीजन जो है बिलासपुर काटनी का, वहां पर। उसी के साथ मेजर प्रोडक्शन कहां हो रही है एल्यूमिनियम की, ओडिशा के अंदर, झारखंड के अंदर, गुजरात के अंदर। तो ये तीन रीजन है जहां मेजर प्रोडक्शन हो रही है। चलिए अब आगे आते हैं बच्चों, और अब हम आ गए हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स के अंदर रॉक मिनरल्स की बात करने के लिए।
रॉक मिनरल्स पढ़ने वाले हैं हम लोग, और रॉक मिनरल्स के अंदर हम लोग बात करेंगे माइका की और लाइमस्टोन की। अभी तक हमने क्या देखा है? अभी तक देखो, अभी तक हमने क्या देखा है? यहां पर हमने बात करी मिनरल्स की, ठीक है। फेरस मिनरल मतलब विच कंटेन आयरन, और नॉन फेरस मतलब विच डू नॉट कंटेन आयरन। बच्चों फेरस मिनरल के अंदर हमने किस किस चीज की बात करी? फेरस मिनरल के अंदर हमने दो चीजों की बात करी, दो मिनरल्स की बात करी। एक था हमारा आयरन ओर और एक था हमारा मैंगनीज। और नॉन फेरस के अंदर हमने बात करी कॉपर की और उसके बाद बॉक्साइट की। अब बारी आ गई है कि हम मिनरल्स के एक तीसरे पहलू की बात करें। मिनरल्स का तीसरा पहलू यानी कि जो हमारे नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं, जिसमें मेटल है ही नहीं। और नॉन मेटालिक के अंदर हम बात करेंगे दो मिनरल्स के बारे में जो रॉक मिनरल्स भी हैं। एक होगा माइका और एक होगा लाइमस्टोन, ठीक है। ये दोनों क्या थे? ये दोनों एक तरीके से हमारे मेटालिक मिनरल्स थे, है ना। और नॉन मेटालिक पे अब हम लोग आ गए हैं, ठीक है जी। सभी को क्लियर है ना यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और नॉन मेटालिक में सबसे पहले माइका की बात करते हैं। अब बच्चों ये मिनरल तो है बट ये मेटल वेटल यहाँ कुछ नहीं है, धातु कुछ भी नहीं है। माइका जो है, इट इज अ मिनरल मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स। इट स्प्लिट्स इजीली इनटू थिन शीट्स एंड इट कैन बी क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन। देखो माइका एक ऐसा मिनरल है जो बहुत ज्यादा सिमिलर है आपके क्रेयॉन से। जैसे क्रेयॉन होता है ना एक, बचपन में तो यूज करते थे आप, पता नहीं अभी भी कुछ लोग अगर कलरिंग वगैरह करते होंगे, वैसे मुझे डाउट ही है कि आप कलरिंग करते भी होंगे बचपन में भी, ऑल दो, लेकिन क्रेयॉन के बारे में सभी को पता है। तो क्रेयॉन से हम क्या करते थे, ऐसे अगर उसे नाखून से ऐसे खरोदते थे तो उसमें से पतली पतली सी थिन जो है बच्चों वो निकलने लग जाता था ऐसे शीट्स में, है ना, पतली पतली उसकी लेयर्स निकलने लग जाती थी। सेम माइका है, तो माइका में भी पतली पतली लेयर्स या थिन शीट्स को ऐसे कंप्रेस करके माइका बना होता है। अलग अलग कलर्स में पाया जाएगा, थिन शीट्स में इजीली स्प्लिट हो सकता है। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ माइका? इट हैज अ ग्रेट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, low power loss factor, insulating properties, resistance to high voltage, and that is why it is one of the most indispensable minerals that is used in the electric and the electronic industries. बच्चों माइका की खूबी ही ये है कि इसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मौजूद है, एक इंसुलेटर है ये। मतलब कि माइका को आप जहां लगा दोगे उसके आर पार ना तो आवाज जा पाएगी, ना उस मतलब हीट भी नहीं जा पाएगी, हीट भी पास नहीं हो पाएगी आर पार, आवाज भी पास नहीं हो पाएगी। हीट और साउंड को बिल्कुल रोकता है। साथ ही में डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब है कि कितना भी वोल्टेज आ जाए उस वोल्टेज को वो सहन कर लेता है, ठीक है। तो एक इंसुलेटर है, मतलब हीट और साउंड को पास नहीं होने देगा, एक जगह से आर पार नहीं पास होने देगा। साथ ही में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज है, वोल्टेज को बिल्कुल रोक लेगा, लो पावर लॉस फैक्टर है। और इन सभी रीजंस की वजह से माइका को काफी ज्यादा हद तक इस्तेमाल करा जाता है इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में। इसके डिपॉजिट्स कहां कहां पाए जाते हैं? माइका के डिपॉजिट्स नदन एज जो है, नदन हिस्सा छोटा नागपुर प्लेट्यू का, वहां पर माइका के डिपॉजिट्स मिलते हैं। कोदरमा गया हजीराबाग जो बेल्ट है झारखंड की, वहां पर वो एक लीडिंग प्रोड्यूसर है माइका की, वहां बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है। मेजर माइका प्रोड्यूसिंग एरिया अजमेर के आसपास है, नेल्लोर माइका बेल्ट भी है आंध्र प्रदेश की। तो ये कुछ कुछ एरियाज बता दिए जहां पर डिपॉजिट्स हैं, प्रोडक्शन होती है, उन सब के बारे में भी आपको ज्ञान दे दिया है। फिर बच्चों हमारा एक रॉक मिनरल आता है विच इज लाइमस्टोन। लाइमस्टोन आपका रॉक मिनरल है, ठीक है।
रॉक मिनरल्स में दोनों को नहीं बोलूंगी, लाइमस्टोन इज अ रॉक मिनरल, लाइमस्टोन इज अ रॉक मिनरल, माइका नहीं। तो लाइमस्टोन जो है बच्चों रॉक्स के एसोसिएशन में पाया जाता है, इट इज विच आर कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो लाइमस्टोन ना एसोसिएशन में पाया जाएगा उन सभी पत्थरों के साथ जो काफी ज्यादा रिच है, या तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट है या मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ मोस्ट जियोलॉजिकल, सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलेगा। और लाइमस्टोन का इस्तेमाल करा जाता है सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर, सीमेंट बनाने के लिए लाइमस्टोन एक रॉ मटेरियल की तरह यूज करा जाता है। और साथ ही में जब आयरन को स्मेल्ट करा जाता है, आयरन ओर को जब पिघलाया जाता है ब्लास्टिंग फर्नेस पर, पहले बच्चों आयरन ओर को पिघलाएंगे तो आयरन निकलेगा ना, तो आयरन ओर को जब पिघलाया जाता है ब्लास्ट फर्नेस पर, स्मेल्टिंग जब उसकी होती है, तो उसमें भी लाइमस्टोन का इस्तेमाल करा जाता है। तो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए बेसिक रॉ मटेरियल है, प्लस आयरन स्मेल्टिंग में भी इसका इस्तेमाल करा जाएगा। तो ये सारी की सारी इसकी बहुत मेजर प्रॉपर्टीज है। कहाँ पे पाया जाता है? इन एसोसिएशन विद द रॉक्स, दैट इज व्हाई इट इज अ रॉक मिनरल। और देखो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं, यहाँ पर राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, 3 4 नाम याद रखो, उससे ज्यादा नहीं। इसके बाद आगे आते हैं और हजार्ड्स ऑफ माइनिंग की बात कर लेते हैं बच्चा पार्टी। हजार्ड्स ऑफ माइनिंग का मतलब है कि क्या क्या नुकसान या क्या क्या खतरे हैं माइनिंग करने से। अब खतरा किसको है मैम? हमको खतरा है क्या? बच्चों देखो हमको भी है, इनडायरेक्टली देखा जाए, बट जो डायरेक्ट खतरा है वो 2 चीजों पर पड़ रहा है। एक खतरा है हमारे माइनर्स के ऊपर जो माइनिंग कर रहे हैं, और दूसरा खतरा बन रहा है हमारे इन्वायरमेंट पर, हमारी प्रकृति पर भी बहुत ज्यादा खतरा पड़ रहा है हमारे इस माइनिंग का। अब माइनर पर क्या खतरा है? माइनर मतलब छोटे बच्चे माइनर नहीं, माइनर मतलब जो लोग माइनिंग करते हैं। जो लोग माइनिंग करते हैं बच्चों, डस्ट एंड नॉक्शियस फ्यूम्स इनहेल्ड बाय माइनर्स मेक्स देम वल्नरेबल टू पल्मोनरी डिसीजेस। तो जब आप माइनिंग करोगे ना, वहां माइनिंग करते में से ड्रिल व्रिल चलानी पड़ती है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है मिनरल को, तो वहां पे काफी धूल मिट्टी उड़ती है और गंदा गंदा जो है धुआं उड़ता है। और जब माइनर बच्चों उस धुएं को इनहेल करेगा तो उसको रेस्पिरेटरी डिसीजेस हो सकते हैं। पल्मोनरी डिसीजेस का मतलब है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसको। उसी के साथ में रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग माइन रूफ, इनंडेशन, फायर इन कोल माइंस आर अ कांस्टेंट थ्रेट। तो ये सारे जो हैं दीज आर द थ्रेट टू माइनर्स। देखो होता क्या है, जब आप माइनिंग कर रहे हो तो सपोज जैसे आपने यहाँ पे ऐसे टनल बनाया है ना, टनल बनाया माइनिंग करने के लिए, उतर गए इस टनल में उतर गए। अब क्या हुआ बच्चों, बहुत बारी ये जो माइन रूफ है जहां माइनिंग कर रहे हो, ये गिर सकती है, उसका खतरा रहता है, जान पे खतरा है। साथ ही में कोल माइन जो होती है, कोयले का जो माइन होता है, वहां पर आग लगने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, दैट इज अ कॉन्स्टेंट थ्रेट। साथ ही में इनंडेशन, जहां पर आप माइनिंग कर रहे हो वहां पानी भर गया सपोज, तो उसका भी एक थ्रेट रहता है। तो ये सारे थ्रेट्स माइनर्स की जिंदगी पे बने रहते हैं। एक तो वैसे ही वो बेचारे इतनी गंदी गंदी फ्यूम्स को इनहेल कर रहे हैं, पल्मोनरी डिसीजेस हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, दे आर ऑलवेज like exposed to all of those gases which are dusty noxious fumes, उसके तरफ exposed है। एंड सेकेंडली यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सारे खतरे भी उन पर बने रहते हैं। अब इन्वायरमेंट पे क्या खतरा है? जब आप वेस्ट है जो स्लरी सेमी लिक्विड वेस्ट है, उसको आप सॉलिड वेस्ट सेमी लिक्विड वेस्ट जो है उसको डंप कर देते हो, तो उससे लैंड डिग्रेडेशन होगा, सॉइल डिग्रेडेशन होगा। साथ ही में अगर वो वेस्ट पानी तक पहुंच गया, किसी तालाब तक पहुंच गया, तो वाटर पोल्यूशन उससे होगा। ठीक है, लैंड, सॉइल, स्ट्रीम, रिवर पोल्यूशन, सारी चीजें इन्वायरमेंट पे भी खतरा है। तो बच्चों ये तो सारे हैजार्ड्स थे, बट उसी के साथ देयर इज अ नीड ऑफ द आर टू कंजर्व आवर मिनरल्स। हमारे पास मिनरल्स इतने कम हैं, है ना, तो उसकी वजह से कंजर्वेशन की नीड इमर्ज होती है। व्हाई डू वी हैव टू या व्हाई शुड वी कंजर्व मिनरल्स? बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा जाना चाहिए कि व्हाई शुड वी कंजर्व मिनरल्स। व्हाई? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस ऑफ द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर अपॉन मिनरल डिपॉजिट्स एंड द सब्सटेंसेस मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम देम। बच्चों देखो, हमारी जो इंडस्ट्री है, जो हमारा एग्रीकल्चर है, हमारी इकोनॉमी के 2 बहुत अहम हिस्से, हमारी इकोनॉमी की 2 बहुत अहम एक्टिविटीज जिसके थ्रू हम पैसा जनरेट करते हैं, जिसके थ्रू बहुत से लोगों का घर बार चलता है। क्योंकि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री इतने ज्यादा मिनरल्स पर डिपेंडेंट है, तो एक तो पहली वही नीड है कि हमें उनको कंजर्व करना है।
साथ ही में टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्केबल मिनरल डिपॉजिट्स इज एन इनसिग्निफिकेंट फ्रैक्शन दैट इज ओनली 1% ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। हमारी क्रस्ट में सिर्फ 1% है हमारी क्रस्ट का जिसमें मिनरल्स पाए जाते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। बाकी अर्थ की क्रस्ट में है ही नहीं। 1% है सिर्फ अर्थ की क्रस्ट जहां पर मिनरल्स, वर्केबल मिनरल्स मौजूद है जिसे हम एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। रेट्स ऑफ रिप्लेनिशमेंट आर इन्फिनिटली स्मॉल इन कंपैरिजन टू द प्रेजेंट रेट्स ऑफ कंजम्पशन। साथ ही में एक और चीज क्या है, जिस स्पीड पे आप उनको यूज कर रहे हो वो बहुत तेज है, और जिस स्पीड पे वो रिप्लेनिश हो रहे हैं, फिर से रिप्रोड्यूस हो रहे हैं या रीजेनरेट हो रहे हैं, वो स्पीड काफी स्लो है। तो हम जिस रेट पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो तेज है, जिस रेट पे वो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो स्लो है, जिसकी वजह से बच्चों उनकी स्कार्सिटी क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स हमने देखे। सबसे पहला इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का डिपेंडेंस जोन पे है। दूसरी चीज है कि इट इज अ वेरी इनसिग्निफिकेंट फ्रैक्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, सिर्फ 1% वर्केबल मिनरल्स मौजूद है अर्थ क्रस्ट का जो हिस्सा है। साथ ही में रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट, जिस स्पीड पे आप यूज कर रहे हो वो ज्यादा है, जिस स्पीड पे वो रेन्यू हो रहे हैं वो कम है। अलॉन्ग विद दैट हम लोग देखते हैं मिनरल रिसोर्सेज आर फाइनाइट एंड नॉन रेन्यूएबल। बहुत से मिनरल्स ऐसे हैं जो बहुत ही लिमिटेड हैं और नॉन रेन्यूएबल है कि एक बारी अगर आप उन्हें खत्म कर दोगे तो खत्म, टाटा बाय बाय, है ना। उसके बाद आप उन्हें कुछ नहीं कर सकते, खत्म हो गए भाई, इतने ही थे। जैसे कोल है, पेट्रोल है, इट इज प्रेजेंट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी, अगर आप उसे खत्म कर दोगे तो खत्म ही हो जाएंगे। तो एक वो भी दिक्कत है। साथ ही में continued extraction of ores leads to increasing costs as mineral extraction comes from greater depths along with decrease in quality। और अगर आप कंटिन्यूअसली ओर्स को एक्सट्रैक्ट करते रहोगे और भी ज्यादा गहराई में जा जाकर और डेप्थ में जा जाकर, तो वहां पे कॉस्ट आपकी ज्यादा लगेगी मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने में, और उतनी अच्छी क्वालिटी के आपको और मिलेंगे नहीं। तो बच्चों जैसे क्रस्ट है, ठीक है, यहाँ पर एक मिनरल है, यहाँ पर एक मिनरल है, यहाँ पर एक मिनरल है, जितनी ज्यादा डेप्थ में आप जाओगे वहां पे कॉस्ट आपकी बढ़ेगी, पैसा ज्यादा से ज्यादा लगेगा, और क्वालिटी जो होगी उस मिनरल की वो गिर जाएगी, क्वालिटी जो होगी वो कम होती जाएगी। दिक्कत यही है। दैट इज वाई ज्यादा डेप्थ में जाकर भी आपके लिए इकोनॉमिकली वायबल नहीं है इनको एक्सट्रैक्ट करना, तो वो बिल्कुल यूजलेस है। इसी वजह से बच्चों हमें ये सारे जो स्टेप्स हमने, ये सारी जो चीजें हमने पढ़ी वो ये था कि व्हाई डू वी हैव टू कंजर्व, हमें क्यों नीड है, क्यों हमें कंजर्व करना है। उसके लिए मैंने आपको बताए थे पॉइंट्स। क्या क्या पॉइंट्स बताए थे, कहाँ है, क्या क्या पॉइंट्स बताए थे, एक बारी फिर से दोहरा देती हूँ। हमारी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर निर्भर है, वर्केबल मिनरल्स बहुत कम है, रिप्लेनिशमेंट का रेट बहुत कम है इन टर्म्स ऑफ द यूसेज। उसी के साथ फाइनाइट है, नॉन रिन्यूएबल है बहुत सारे मिनरल्स, जितना ज्यादा डेप्थ में जाओगे कॉस्ट बढ़ती जाएगी और क्वालिटी बेकार होती जाएगी, इसलिए हमें उन्हें कंजर्व करना है। किस तरीके से कंजर्व करेंगे, एक प्लान और सस्टेनेबल मैनर के थ्रू हमें चलना पड़ेगा। तो बच्चों हमें पता होना चाहिए कितने मिनरल्स हैं, कितने मिनरल्स हमें यूज करने हैं, और एक प्लानिंग से एक पूरा स्ट्रक्चर बनाकर कि कैसे उसे यूज करें, कितनी क्वांटिटी में उसे यूज करना है, एक सस्टेनेबल तरीके से यूज करना है कि आज की जनरेशन भी यूज कर सके, आगे की जनरेशन के लिए भी छोड़ना है, तो उस तरीके से चलना है। दूसरी चीज है बढ़िया टेक्नोलॉजी लेकर आओ, बेहतर टेक्नोलॉजी लेकर आओ, ताकि लो कॉस्ट में जो गंदी क्वालिटी के ओर है उसे भी हम डेप्थ में जाकर एक्सट्रैक्ट कर सके। अभी बताया था ना, जितनी डेप्थ में जाते हैं लागत बढ़ती जाती है, क्वालिटी घटती जाती है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आओ जिससे ज्यादा डेप्थ में जाकर घटिया क्वालिटी के जो ओर है कम से कम लागत में हम एक्सट्रैक्ट कर सकें, क्योंकि चाहिए होंगे हमें। मेटल्स को रिसाइकल करो, फिर से यूज में लाओ, स्क्रैप मेटल्स जो बेकार मेटल्स है, दूसरे सब्स्टिट्यूट्स है, उन्हें लेकर आओ ताकि हम अपने मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सके फ्यूचर के लिए। तो ये सारे बच्चों स्टेप्स है जिसके थ्रू हमें कंजर्व करना चाहिए मिनरल्स को। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज ऑफ द चैप्टर विच इज एनर्जी रिसोर्सेज, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। च्यवनप्राश की बात नहीं हो रही यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर बात हो रही है हमारे एनर्जी रिसोर्सेज की, जो कि दो टाइप के एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, एक होते हैं कन्वेंशनल, एक होते हैं नॉन कन्वेंशनल। देखिए कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स की जब मैं बात करती हूँ तो ये वो एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो पुराने हैं, जिनका पुराने समय से इस्तेमाल हो रहा है, और ज्यादातर ये जो रिसोर्सेज हैं ये नॉन रेन्यूएबल है कि एक बार आप इन्हें यूज कर लोगे तो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपका फायरवुड है और कैटल डंग है, तो रूरल एरियाज में लोग इन्हें बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। रूरल एरियाज में आज भी अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए लोग जो लकड़ी होती है फायरवुड पर चूल्हा चौखा जलाने के लिए, और कैटल डंग जो होता है गोबर के जो उपले होते हैं बच्चों, उस पे लोग बहुत ज्यादा निर्भर हैं, उसी से अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। अलॉन्ग विद दैट कोल है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये हमारे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में आता है, पुराने तौर तरीके जो एनर्जी जनरेट करने के हैं उसमें आता है। मैक्सिमम ये जो है एनर्जी रिसोर्सेज कन्वेंशनल जो होते हैं ये एक तो लिमिटेड है, प्लस ये नॉन रेन्यूएबल भी है, तो रेन्यू भी नहीं होंगे, एक बार यूज कर लोगे तो खत्म। मैक्सिमम ऑफ देम आर नॉन रेन्यूएबल एंड पुराने तौर तरीके हैं।
फिर आते हैं नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल है जो न्यूअर मेथड्स हमने निकाले हैं, नए नए तरीके जो हमने इजाद करे हैं अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल, बायोगैस, एटॉमिक एनर्जी, ये सारी चीजें हो गई। अब नॉन कन्वेंशनल की खासियत ये है कि अभी हम ऑल्दो इन्हें पूरे तरीके से यूज में नहीं ला पाए हैं, बट दीज एनर्जी रिसोर्सेज आर लाइक अ सब्स्टिट्यूट, कि अगर कल को ये खत्म हो गए तो भाई हमें इन्हीं का यूज करना पड़ेगा। दैट इज वाई बच्चों हमें ज्यादा से ज्यादा नॉन कन्वेंशनल के लिए टेक्नोलॉजीज निकालनी चाहिए, उसको और बेहतर तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। चलो जी, सबसे पहले कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंदर पहला एनर्जी रिसोर्स जो है कोयला, उसकी बात कर लेते हैं। तो जब भी हम कोल की बात करेंगे बच्चों, कोयला एक ऐसा एनर्जी रिसोर्स है विच इज मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल। सबसे ज्यादा अबंडेंस में, सबसे ज्यादा तादाद में कोयला आपको मिल जाएगा। यूजेस क्या है कोल के, तो कोल से आप पावर जनरेट करते हो, एनर्जी जो है इंडस्ट्री को सप्लाई करते हो, डोमेस्टिक नीड्स के लिए, तो बिजली जनरेट होती है। बेसिक सी बात है, कोयले से बिजली जनरेट होती है, इंडस्ट्रीज तक, घरों तक, सब जगह पहुंचती है। फॉर्मेशन कैसे हुआ कोयले का, कोयला बना कैसे, तो ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। बच्चों जो डिकेड प्लांट मटेरियल होता है, जो गिर जाता है, झाड़ियां हैं, फूल पत्ते पौधे हैं, वो गिर जाते हैं और वो कंप्रेस होते चले जाते हैं, कंप्रेस होते चले जाते हैं और वो दबते चले जाते हैं, दबते चले जाते हैं, दबते चले जाते हैं, अर्थ की सतह के नीचे दबते चले जाते हैं, तो उसी से ही कोयला बन जाता है। फाउंड इन अ वेराइटी ऑफ फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द डिग्रीज ऑफ कंप्रेशन, द डेप्थ एंड द टाइम ऑफ ब्यूरियल। अलग अलग टाइप का कोयला आपको देखने को मिलेगा, डिपेंड करता है कि वो कब बरी हुआ था, कब वो प्लांट मटेरियल डिपॉजिट हुआ था, कब बरी हुआ है ना। उसी के साथ वो कितने डेप्थ में है, जितनी ज्यादा डेप्थ में है मतलब उतना ज्यादा बढ़िया कोयला होगा। साथ ही में कब उस कितना कंप्रेस हो रखा है, कितना दबाव उस पे ऊपर सॉइल का पड़ रखा है, तो कितना कंप्रेस्ड है वो, ठीक है। कंप्रेशन, ब्यूरियल का टाइम, डेप्थ, ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं कि किस टाइप का कोल आपको मिलेगा। अब कोल की क्वालिटी के हिसाब से कोल को 4 उसमें बांटा जाता है, तो बेस्ड ऑन क्वालिटी, क्वालिटी के बेसिस पर 4 अलग अलग टाइप्स में कोल को हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है आपका पीट। पीट को पीट दिया है किसी ने नहीं, पीट बच्चों सबसे घटिया क्वालिटी का कोल है। पीट की अगर मैं बात करूं तो डिकेइंग प्लांट्स एंड स्वॉम्प्स प्रोड्यूस पीट। जो प्लांट्स बिल्कुल डिके हो गए हैं, अधमरे से जो प्लांट्स थे, स्वॉम्प्स में जो डिपॉजिट हो गए, जो दलदल सा इलाका होता है वहां पर डिपॉजिट हो गए, उससे पीट प्रोड्यूस होता है। लो कार्बन, हाई मॉइस्चर कंटेंट एंड लो हीटिंग कैपेसिटी। कार्बन कंटेंट कम है, हाई मॉइस्चर कंटेंट है, तो जलेगा कैसे, है ना। तो इस वजह से बच्चों इसकी हीटिंग कैपेसिटी ही बहुत कम है, तो बेकार है बिल्कुल। उसके बाद आता है हमारा लिग्नाइट। लिग्नाइट भी एक लो ग्रेड यानी कि थोड़ी घटिया क्वालिटी का ब्राउन कलर का कोयला है, ब्राउन है, ब्लैक नहीं है। हाँ, सॉफ्ट है, सॉफ्ट होता है टेक्सचर में, हाई मॉइस्चर कंटेंट है, तो यहाँ पर भी जलने में थोड़ी दिक्कत आएगी। और सबसे ज्यादा लिग्नाइट रिजर्व्स नेवेली, तमिलनाडु में पाए जाते हैं, और यहाँ पर इससे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली जनरेट करी भी जाती है। तो देखो हम बच्चों रिजर्व चाहे अच्छी क्वालिटी के हो, घटिया के हो, हम छोड़ेंगे नहीं कहीं पर भी, इस्तेमाल जरूर उसको कर डालेंगे। और लिग्नाइट चाहे इतनी अच्छी क्वालिटी का कोल नहीं है, बट उससे स्टिल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी गई है नेवेली तमिलनाडु में। थर्ड टाइप का कोल आता है बिटुमिनस कोल। ये ऐसा कोल है जो कि बहुत डीप बेरिड है, सब्जेक्ट टू इंक्रीज टेम्परेचर्स एंड मोस्ट पॉपुलर कोल इन कमर्शियल यूज। तो बहुत डीप बरीड कोल था हमारा बिटुमिनस कोल, और इसको क्योंकि ज्यादा डीप बरीड था तो ज्यादा टेम्परेचर, क्योंकि जितना ज्यादा आप जो है अर्थ की डेप्थ में जाते रहोगे टेम्परेचर उतना ज्यादा बढ़ता जाता है ना, तो इस कोल ने इंक्रीज टेम्परेचर फेस करा है, जिसकी वजह से अच्छा खासा अच्छी क्वालिटी का कोल है। कमर्शियल मामलों में जब भी आप प्रोडक्शन या यूसेज की बात करते हो तो सबसे ज्यादा बिटुमिनस कोल का इस्तेमाल करा जाता है। बिटुमिनस कोल का एक प्रकार है मेटलर्जिकल कोल, जो कि एक हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल है, जिसकी एक स्पेशल वैल्यू है, इसको यूज करा जाता है आयरन स्मेल्टिंग में। तो आयरन को जब पिघलाया जाएगा तो मेटलर्जिकल कोल, जो कि बिटुमिनस कोल का ही एक टाइप है, उसका इस्तेमाल करा जाता है आग लगाने के लिए, है ना। उसी के साथ बच्चों बेस्ट क्वालिटी हार्ड कोल जो है, हाईएस्ट क्वालिटी का, वो है एंथ्रासाइट। तो ये क्वालिटी के बेसिस पे 4 टाइप के मैंने आपको कोल बताए, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट हाईएस्ट क्वालिटी, और वैसे ही डिक्रीज कर लो, फिर बिटुमिनस, फिर उसके बाद लिग्नाइट, और फिर लास्ट में पीट। उसके बाद आता है एज के बेसिस पे, यानी कि कितना पुराना डिपॉजिट है। एज के बेसिस पे 2 टाइप के कोल हैं, एक है गोंडवाना कोल, एक है टर्शरी कोल। गोंडवाना कोल है 200 मिलियन साल पुराना, दामोदर वाली, वेस्ट बंगाल, झारखंड, झारिया, रानीगंज, बोकारो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स है, गोंडवाना कोल पाया जाता है। गोदावरी, महानदी, सोन, वर्धा वैलीज में भी इसके डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। टर्शरी कोल के वो डिपॉजिट्स हैं जो 55 मिलियन साल पुराने हैं, पर इतने नहीं है। हाँ,
फिर भी यंग है ये 55 मिलियन ईयर्स यंग, ये तो वैम्पायर सा लग रहा है कुछ। अकर इन द नॉर्थ ईस्टर्न, तो ये डिपॉजिट्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये डिवीजन कोल का आपने देख लिया है। नेक्स्ट बच्चों हमारा आ गया है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम हमारा दूसरा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। पेट्रोल क्या है, अभी गाड़ी में है पेट्रोल डलवाते हैं, गेड़ी मार के आते खत्म हो जाता है मैम, है ना। तो पेट्रोल बच्चों वो फ्यूल प्रोवाइड करता है, हीट और लाइट का, लुब्रिकेंट मशीनरी के लिए, मशीनरी को और स्मूथली फंक्शन करने के लिए एक लुब्रिकेंट की तरह भी इसको यूज करा जाता है, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल भी इसको यूज करा जाता है। जैसे प्लास्टिक बनने में भी पेट्रोल का यूज करा जाता है, हमने पढ़ा था ना। तो बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज भी पेट्रोल को इस्तेमाल करती हैं एज अ रॉ मटेरियल। पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक नोडल इंडस्ट्री है बच्चों, जहां पे पेट्रोलियम रिफाइन करा जाता है ना, और प्योर करा जाता है उसको ढंग से, तो उन रिफाइनरीज को एक नोडल इंडस्ट्री बोला जाता है। नोडल इंडस्ट्री का मतलब है कि दीज इंडस्ट्रीज आर हेल्पिंग द अदर इंडस्ट्रीज सॉर्ट ऑफ, कि दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही हैं। तो पेट्रोलियम रिफाइनरी जो है, वहां से जो पेट्रोल मिलेगा बच्चों, वो सिंथेटिक टेक्सटाइल को बनाने में भी यूज करा जाएगा, जो नायलन वगैरह वाला फैब्रिक होता है उसको बनाने में भी यूज करा जाएगा पेट्रोल को, फर्टिलाइजर के लिए भी यूज करा जाएगा, और बहुत सी केमिकल इंडस्ट्रीज भी पेट्रोल को इस्तेमाल करती हैं। इसलिए इसको एक नोडल इंडस्ट्री बोला जाता है, बिकॉज पेट्रोल की जो इंडस्ट्री है ये एक तरीके से नोडल इंडस्ट्री है, बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज, दूसरी इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है, उनको रॉ मटेरियल की तरह प्रोवाइड कर रही है सामान। अकरेंस देखते हैं, इट इज फाउंड इन एंटिक्लाइन्स एंड फॉल्ट ट्रैप्स इन द रॉक फॉर्मेशंस ऑफ द टर्शरी एज। तो बच्चों टर्शरी एज के जो रॉक्स थे, 55 मिलियन साल पुराने जो रॉक्स थे, उन रॉक्स में एंटिक्लाइन्स और फॉल्ट ट्रैप्स में पाया जाएगा। एंटिक्लाइन्स और फॉल्ट ट्रैप्स क्या होते हैं दिखाती हूं मैं आपको। तो देखिए, तो ये ना जैसे फॉल्ट क्रिएट होता है, फॉल्ट क्रिएट होता है ना, जब दो प्लेट स्प्लिट होती है तो उनके बीच में ऐसे फॉल्ट, गैप सा क्रिएट होता है। तो उस फॉल्ट ट्रैप में, या फिर जो एंटिक्लाइन होता है इस तरीके से, ऑक्टोपस नहीं बना रही हूँ, ठीक है। तो ये ना इस तरीके से बच्चे जो स्ट्रक्चर होता है ना रॉक्स में, तो ये जो ऊपर एंटिक्लाइन वाला एरिया आएगा, इस एरिया को बोलते हैं एंटिक्लाइन। नीचे वाला होता है सिंक्लाइन, ऊपर वाला एंटिक्लाइन, और ये होता है आपका फॉल्ट। तो इन फॉल्ट्स और एंटिक्लाइंस में पेट्रोल जो है वो डिपॉजिटेड आपको मिलता है। Folding anticline domes occurs where oil is trapped in the crest of the upfold. Oil bearing layer is a porous limestone sandstone through which the oil may flow. Oil is prevented from rising, sinking by intervening non-porous layers. तो देखो बच्चों, किस तरीके से पेट्रोल पाया जाएगा। तो ना जैसे दो लेयर्स होती हैं, ये वाली लेयर हो गई नॉन पोरस लेयर, और ये नीचे वाली लेयर भी हो गई नॉन पोरस लेयर। नॉन पोरस का मतलब है जिसके आजू बाजू कुछ पास नहीं हो सकता है, ना ऊपर कुछ जा सकता है ना नीचे। तो ऐसी दो नॉन पोरस लेयर्स के बीच में सैंडविच होकर हमारा ऑयल बीच में फ्लो करता है पोरस लेयर में। तो ये वाली पोरस लेयर है बीच वाली, जिसके थ्रू सब लिक्विड पास कर सकता है, तो बीच में हमारा ऐसे ऑयल फ्लो करता है, ठीक है। और ऑयल में ही बच्चों अगर ज्यादा हीट ऑयल को मिल रही है, तो उससे थोड़ा बहुत ऑयल जो है वो गैस में भी कन्वर्ट होकर आपको यहाँ पर मिलेगा, तो थोड़ा बहुत गैस में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है आपका पेट्रोल हो जाएगा, और जो गैस में कन्वर्ट हो गया वो हो गई आपकी नेचुरल गैस। तो कभी कभी नेचुरल गैस पूरा ही अगर पेट्रोल गैस में कन्वर्ट हो गया तो पूरी नेचुरल गैस पाई जाएगी, कभी थोड़ा पेट्रोल कन्वर्ट हो गया तो थोड़ी नेचुरल गैस थोड़ा पेट्रोल साथ में पाया जाएगा, या फिर कभी कभी पूरा पेट्रोल, पूरा हो सकता है वहां ऑयल ही ऑयल हो तो पूरा पेट्रोल भी मिल सकता है। तो इस तरीके से कभी कभी एसोसिएशन में, कभी कभी बिना एसोसिएशन के ये जो है दोनों चीजें पाई जाती हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है कि पेट्रोल जो है एक ऑयल बियरिंग लेयर, पोरस लाइमस्टोन सैंडस्टोन, तो ये बीच में पोरस एक लेयर होती है लाइमस्टोन या सैंडस्टोन की, जहां पे ऑयल फ्लो कर रहा है, और उसको जो है ना तो वो राइज होता है ना सिंक होता है, बिकॉज ऊपर और नीचे दोनों नॉन पोरस लेयर मौजूद है, तो ना तो इस तेल को ऊपर जाने देगी ना नीचे आने देंगी। साथ ही में हम देखते हैं फॉल्ट ट्रैप्स में पोरस नॉन पोरस रॉक्स के बीच में गैस जो है क्योंकि लाइट होती है तो वो ऑयल के ऊपर अकर करेगी। अर्थ के इंक्रीज्ड जितनी डेप्थ में अगर ज्यादा होगा तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से थोड़ा बहुत ऑयल गैस में कन्वर्ट हो गए वहीं पे मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट बच्चों हमारा आता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्लीन एनर्जी रिसोर्स है, बहुत क्लीन रिसोर्स है एनर्जी प्रोवाइड करने का, अगर दूसरे के कंपैरिजन में देखा जाए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस इसमें काफी कम होते हैं। कभी कभी ये पेट्रोल के साथ पाया जाता है, कभी कभी ये पेट्रोल के बिना पाया जाता है। जैसे कभी कभी पूरा ही हो सकता है कि यहाँ नेचुरल गैस ही बन गई,
तो बिल्कुल नेचुरल गैस मिल रही है, या फिर कभी कभी पेट्रोल के एसोसिएशन में या फिर साथ में भी पाया जाएगा। यूजेस है, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करती है। लो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है, इसलिए क्लीन एनर्जी रिसोर्स है। कृष्णा गोदावरी बेसिन, मुंबई हाई, गल्फ ऑफ कैम्बे, अंडमान निकोबार में नेचुरल गैस के रिजर्व्स आपको मिल जाएंगे। 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस, ये क्या है बच्चों, HVJ पाइपलाइन है। तो ये जो पाइपलाइन है ना, ये कनेक्ट करती है, पाइपलाइन गैस पाइपलाइन है। मुंबई हाई, जहां पे नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं, बसेन को कनेक्ट करती है, मुंबई हाई और बसेन को फर्टिलाइजर पावर एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया से। तो ये जो HVJ पाइपलाइन है, ये 1700 किलोमीटर जितनी लंबी पाइपलाइन है, मुंबई हाई और बसेन का जो एरिया है जहां पर नेचुरल गैस प्रोड्यूस हो रही है, वहां वाले एरिया से कनेक्ट करती है हमारे फर्टिलाइजर पावर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस तक, जो कि वेस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया में मौजूद है। तो वेस्ट और नॉर्थ इंडिया तक ये पाइपलाइन जाती है और वहां पर इंडस्ट्रीज तक नेचुरल गैस को पहुंचाती है ये पाइपलाइन। पावर फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज की यूजर्स है नेचुरल गैस के, तो पावर इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। साथ ही बच्चों जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, वो बहुत से व्हीकल्स यूज करते हैं जिन्होंने लिक्विड फ्यूल पेट्रोल को रिप्लेस करा है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ने, क्योंकि CNG जो है ज्यादा क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसलिए सस्ता भी पड़ता है, क्लीन भी है, इसलिए लोग इसका इस्तेमाल करते हैं इन केस ऑफ पेट्रोल, मतलब पेट्रोल की जगह ले ली है। उसी के साथ बच्चों नेक्स्ट और लास्ट कन्वेंशनल सोर्स जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली। अभी बिजली का झटका तो नहीं लगने वाला, बट बच्चों बिजली दो टाइप से प्रोड्यूस होती है। एक होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो पानी से प्रोड्यूस करी जाती है, और एक होती है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, जो आप कोयले से प्रोड्यूस करते हो ना। ठीक है, तो यहां पर वही बात करी जा रही है कि पर कैपिटा कंजम्पशन जो है ना इलेक्ट्रिसिटी का, वो एक कंट्री का इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट कंसिडर करा जाता है। मतलब जितनी ज्यादा पर पर्सन इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है एक देश में, उससे आपको ये पता चलेगा कि उस देश के अंदर विकास कितना हो रहा है, उस देश के अंदर डेवलपमेंट कितनी हो रही है। मैम हाउ इज दैट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल कैसे है? तो देखिए बच्चों, बड़ी सिंपल सी चीज है। जिस देश में बिजली ही नहीं रहेगी, जिस देश में पर कैपिटा कंजम्पशन बिजली का कम रहेगा, दैट मीन्स वहां लोगों के पास बिजली नहीं है। तो बिजली नहीं होगी तो घर में लाइट कैसे आएगी, घर में लाइट नहीं आएगी तो घर का काम नहीं होगा, बिजली नहीं होगी तो इंडस्ट्रीज में लाइट कैसे आएगी, इंडस्ट्रीज में लाइट नहीं आएगी, इंडस्ट्री का काम कैसे होगा। और हर एक प्रोसेस जो है जहां जिसके थ्रू आप इनकम को जनरेट करते हैं, उस प्रोसेस में बाधा आ जाएगी। इस वजह से जितनी ज्यादा बिजली की कंजम्पशन हो रही है, दैट टेल्स यू कि यहाँ पर अच्छी खासी डेवलपमेंट भी हो रही है, क्योंकि अगर बिजली नहीं रहेगी तो क्या ही कर लेंगे हम लोग। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों यहाँ पर दो टाइप से बिजली को जनरेट करा जाता है, एक होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इसको फास्ट फ्लोइंग वाटर विच इज अ रेन्यूएबल रिसोर्स, नंबर ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, भाखरा नंगल, दामोदर वैली, कोपली हाइडल, ये सब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करते हैं। देखो सिंपल सी चीज है, बहुत सारे हमने डैम्स बनाए हैं, उन डैम्स के अंदर क्या होता है, गेट होते हैं, है ना, और गेट खुलता है, फास्ट फ्लोइंग वाटर अंदर की तरफ जाता है रेजर्वॉयर में, और उससे टरबाइन रोटेट होते हैं, बिजली जनरेट हो जाती है, फिर गेट को बंद कर देते हैं, फिर बाहर की तरफ पानी को छोड़ा जाता है रेजर्वॉयर से, और जब बच्चों फिर से गेट खुलेगा, फिर से पानी तेज बहता हुआ आएगा और उससे टरबाइन रोटेट होंगे और उससे भी बिजली जनरेट होगी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है, इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करी जाती है, डोमेस्टिक नीड्स के लिए भी इसको प्रोवाइड करा गया है। दूसरी इलेक्ट्रिसिटी है आर वेरी यूजुअल थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, इसको जो है कोयले का, पेट्रोल का इस्तेमाल करके, नेचुरल गैस का, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके जनरेट करा जाता है बच्चों इस इलेक्ट्रिसिटी को। दिस इज द वेरी ओल्ड मेथड, है ना। थर्मल पावर स्टेशंस हैं, यही नॉन रेन्यूएबल जो फॉसिल फ्यूल है इनका यूज करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। 310 थर्मल पावर ओवर 310, 310 से भी ऊपर थर्मल पावर प्लांट्स इंडिया में लग रखे हैं। पर बच्चों एक डिफरेंस है यहां पर, अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बेहतर है या थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, सो द आंसर शुड बी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज ये एक रेन्यूएबल रिसोर्स है। पानी एक रेन्यूएबल रिसोर्स है, वाटर साइकिल के थ्रू रेन्यू होता है, जिसलिए हमें पता है एटलीस्ट कि जब बिजली प्रोड्यूस भी हो रही है तो कुछ वेस्ट नहीं हो रहा, बहाव से ही तो प्रोड्यूस हो रही है, तेज बहता हुआ पानी जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उसी से ही बिजली जनरेट हो रही है। कुछ हम रिसोर्स का नुकसान नहीं कर रहे हैं या फिर हम पानी को जाया नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है उससे। बट कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस से जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो उससे कहीं ना कहीं जो हमारे पास ऑलरेडी लिमिटेड फॉसिल फ्यूल्स हैं, हम उनका नुकसान कर रहे हैं, हम उन्हें यूज कर रहे हैं और जरूरत से ज्यादा यूज कर रहे हैं जो कि लिमिटेड है। तो कल को अगर वो खत्म हो गया तो थर्मल पावर कैसे जनरेट होगी, नहीं हो पाएगी, वो नॉन रेन्यूएबल है, ये रेन्यूएबल है, दैट इज व्हाई दिस इज मच बेटर। ओके,
इसके बाद आ गए हैं हम लोग अपने नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करने के लिए। ये वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है जो हाल फिलहाल में उभरे हैं बच्चों। हमने अभी देखो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को यूज करना चालू नहीं करेंगे तो कल को जब कन्वेंशनल सोर्सेज खत्म हो जाएंगे तो क्या करेंगे हम? एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को मीट कैसे करेंगे? तो इसलिए हमें कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट खड़ा करना पड़ा और नए नए ये जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम इन्हें लेकर आए हैं। फर्स्ट इसमें आता है न्यूक्लियर या फिर एटॉमिक एनर्जी। बहुत सिंपल है, इसको ऐसे ही समझना है, समझ आ जाएगा तो लिख लोगे खुद ही। Altering the structure of atoms, energy released in the form of heat, and this is used to generate electric power. तो बच्चों होता क्या है, जैसे जो एटम है ना, जो एटम होता है, एटम के अंदर आपको पता है क्या होता है उसका न्यूक्लियस, है ना। इसी न्यूक्लियस में परफॉर्म करा जाता है न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन जब परफॉर्म होता है तो वही न्यूक्लियस ना टूटता है, बहुत सारे हिस्सों में ब्रेक होता है, जिससे कि बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। और उसी से ही बच्चों हीट जब जनरेट होगी तो एनर्जी रिलीज करी जाती है इन्हीं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। ओके, ठीक है। तो एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, उसमें न्यूक्लियर फिशन हुआ जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस जो है टूट गया टूट गया टूट गया, जिससे बहुत हीट जनरेट होती है और उसी से एनर्जी रिलीज होती है। नाउ यूरेनियम और थोरियम जो है बच्चों, इनका इस्तेमाल करा जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, और ये जो है झारखंड में अवेलेबल है, अरावली रेंज राजस्थान में मौजूद है, और इसी से ही एटॉमिक या न्यूक्लियर पावर जनरेट करी जाती है। साथ ही में मोनाजाइट सैंड्स केरला की जो है वहां पर भी थोरियम मिलता है। तो यूरेनियम और थोरियम का यूज करा जाता है इन पावर प्लांट्स में एनर्जी जनरेट करने के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट आती है सोलर एनर्जी। अब सोलर एनर्जी बच्चों क्या है? सन की रोशनी से हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट, पावर को जनरेट। बहुत अच्छी चीज है, इस सोलर पावर प्लांट्स को लगाया जाता है। इन प्लांट्स में होती है फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी, जो कि सनलाइट को कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिसिटी में, सनलाइट को, धूप को बिजली में कन्वर्ट कर देती है। वाह! तो बच्चों ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है इससे काफी ज्यादा फायदा हुआ है रूरल एरियाज और रिमोट एरियाज में। तो भारत के जो ग्रामीण और पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहां पर काफी इस चीज का फायदा हुआ है, क्योंकि अभी तक रूरल और रिमोट एरियाज में लोग अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए फायरवुड और कैटल डंग पे मौजूद थे। बट अभी लोगों के वहां पर जो है सोलर एनर्जी को स्टैब्लिश करा जा रहा है, पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट्स को लगाया जा रहा है, जिससे उनके एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को मीट किया जा रहा है। तो बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट्स को स्टैब्लिश करा जा रहा है इंडिया के अलग अलग हिस्सों में। इससे जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं उनकी जो डिपेंडेंस है फायरवुड पे, कैटल डंग केक पे, वो कम हो जाएगी। और उससे दो फायदे होंगे, एक तो आप फायरवुड को जब नहीं यूज करोगे तो बच्चों आप पेड़ों को नहीं काट रहे हो, है ना, तो वो एक अच्छी चीज है एनवायरमेंट के लिए, पेड़ों को नहीं काटना। साथ ही में दूसरी चीज है, जब आप कैटल डंग केक का यूज नहीं करोगे ज्यादा तो वो मेन्योर की तरह आप यूज कर लोगे, है ना, उसको जाया नहीं करोगे, उसको मेन्योर की तरह यूज कर लोगे। और फायरवुड मतलब लकड़ी काटोगे नहीं तो वो पेड़ जीवित रहेंगे, उनको मार भी नहीं रहे हो आप। तो इससे ना कहीं फायदा हुआ है रूरल एरियाज में। साथ ही में नेक्स्ट आता है हमारी विंड पावर। विंड पावर में बड़े बड़े विंड फार्म क्लस्टर्स लगे होते हैं। तो इस तरीके से ग्रुप ऑफ विंड मिल्स, क्लस्टर होता है बहुत सारे, जब विंड मिल्स एक साथ आप एक एरिया में लगा देते हो। तो बड़े बड़े विंड फार्म क्लस्टर्स जो है तमिलनाडु में नागरकोइल से लेके मदुराई तक लोकेटेड है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप में भी विंड फार्म्स मौजूद हैं। नागरकोइल और जैसलमेर में बहुत अच्छे तरीके से विंड एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे होती है यहाँ पर एनर्जी जनरेट? तो बच्चे पूरे विंड मिल्स लगा दिया आपने, एक पूरे एरिया में क्लस्टर खड़ा कर दिया। अब इस विंड फार्म में जब तेज बहती हुई हवा आएगी, उस हवा से ये जो टरबाइन है ये रोटेट होते रहेंगे, ऐसे घूमेंगे पंखे की तरह, और उसी से ही एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, उन्हीं के घूमने से एनर्जी जनरेट होती है। नेक्स्ट, बायोगैस। अब बायोगैस प्लांट्स होते हैं बच्चों, यहाँ पे जितना भी श्रब, फार्म वेस्ट, एनिमल, ह्यूमन वेस्ट है, उससे बायोगैस प्रोड्यूस करी जाती है और डोमेस्टिक कंजम्पशन घरों के अंदर रूरल एरियाज में उसका इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, तो फार्म वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट है, आपका डोमेस्टिक वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, ये सारा जो वेस्ट है इसको बायोगैस प्लांट में यूज करा जाएगा और उससे बायोगैस प्रोड्यूस करी जाएगी। ये प्लांट्स जो है म्यूनिसिपल, कोऑपरेटिव, इंडिविजुअल लेवल्स पे सेटअप करे जा रहे हैं। तो या तो इनको सरकार सेटअप करेगी या फिर जो है लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर सेटअप कर रहे हैं, या फिर इंडिविजुअल्स जो है वो खुद से सेटअप कर रहे हैं प्राइवेटली, तो वो भी हो सकता है। ये कैटल डंग का इस्तेमाल करते हैं जो प्लांट्स, जो बायोगैस प्लांट्स कैटल डंग को यूज करते हैं उनको गोबर गैस प्लांट्स बोला जाता है रूरल इंडिया में। इससे फार्मर को बेनिफिट है कि एक तो उन्हें एनर्जी भी मिल रही है और एक अच्छी क्वालिटी का मेन्योर भी मिल रहा है। फिर आती है टाइडल एनर्जी, जो कि कैसे जनरेट होगी? ओशन की टाइड से
और बिजली प्रोड्यूस करी जाएगी। बच्चों इसका काफी सिमिलर कॉन्सेप्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से, बट डिफरेंस ये है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आप रिवर, नदी, कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो डैम्स के थ्रू, बट यहाँ पर टाइडल एनर्जी आप कहाँ जनरेट कर सकते हो, जो ओशन होता है वहां पर, जो सी होता है वहां पर, है ना। तो जो समुद्री तट का किनारा होगा वहीं पर आप हाई टाइड, लो टाइड के थ्रू एनर्जी जनरेट कर पाओगे। डैम्स को बनाया जाता है इनलेट्स ड्यूरिंग हाई टाइड। हाई टाइड जब आएगी तो वाटर जो है इनलेट के थ्रू अंदर आएगा और गेट बंद हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा, तो वही तेज बहाव से टरबाइन घुमा, बिजली जनरेट हो गई। टाइड जब है फिर से गेट खोला जाएगा, टाइड को बाहर की तरफ फेंका जाएगा, फ्लड गेट के बाहर फेंका जाएगा, तो बच्चों वही वाली चीज होती है, फिर से टरबाइन घूमेगी, पावर जनरेट हो जाएगा। इंडिया के अंदर गल्फ ऑफ खंबत, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में वेस्टर्न कोस्ट पर, एंड गैंगेटिक डेल्टा ऑफ सुंदरबंस, तो ये जो गंगा का डेल्टा है सुंदरबंस पे जो बनता है, ठीक है, तो ये सारे डेल्टा रीजन या कोस्टल रीजन पर हाई टाइड से जो है हाई टाइड को ट्रैप कर दिया जाएगा डैम में, फिर छोड़ दिया जाएगा, तो उससे टाइड्स के थ्रू आप एनर्जी को जनरेट कर रहे हो। तो यहाँ पर काफी आइडियल कंडीशंस है एनर्जी जनरेट करने की, टाइडल एनर्जी जनरेट करने की, इस तरीके से। तो गेट खोल दिया जाएगा, टाइड अंदर आएगी, टरबाइन घूमेगा, फिर गेट बंद, ठीक है, फिर जो है वापस की तरफ पानी फेंका जाएगा, फिर से टरबाइन घूमेगा, फिर से गेट बंद। ओके, नेक्स्ट और लास्ट है नॉन कन्वेंशनल, विच इज जियोथर्मल एनर्जी, यानी कि बच्चों ऐसी एनर्जी जो कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ से प्रोड्यूस करी जा रही है। हीट इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करी जा रही है अर्थ के इंटीरियर की हीट का इस्तेमाल करके, अर्थ के अंदर से जो गर्मी पैदा हो रही है ना, जो हीट आ रही है, उसका यूज करके जब आप इलेक्ट्रिसिटी या हीट को प्रोड्यूस कर रहे हो। अर्थ ग्रोज प्रोग्रेसिवली हॉटर विद इंक्रीजिंग डेप्थ, तो बच्चों आपको सभी को पता ही अर्थ है, कोर होता है, मैंटल होता है, क्रस्ट होता है, 3 हिस्से होते हैं। जितना ज्यादा आप गहराई में अर्थ के जाते रहते हो उतना ही ज्यादा टेम्परेचर जो है, तापमान जो है वो बढ़ता चला जाता है, अर्थ और गरम 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 होता जाता है, ठीक है। ग्राउंड वाटर, अब ऐसे एरियाज में जो इस गर्माइश के आसपास जो एरिया होंगे वहां पर जो ग्राउंड वाटर रहेगा वो भी इंक्रीजिंग डेप्थ के साथ गर्म होता जाएगा, और जो भी क्रैक्स या कुछ मौजूद होंगे उससे वो ग्राउंड वाटर, पानी गर्म होता है तो क्या होता है, पानी स्टीम में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है, वही जो गरम गरम गैस है वो ऊपर की तरफ, अर्थ के ऊपर की तरफ, क्रस्ट की तरफ उठने लगेगी, है ना। तो इन एरियाज में जो ग्राउंड वाटर है वो अर्थ की हीट को अब्सॉर्ब करेगा रॉक से, और वो जो है बहुत गर्म हो जाएगा, इतना गर्म हो जाएगा कि जब वो अर्थ की क्रस्ट तक आएगा तो वो जो है स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो गर्म होते होते वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। यही स्टीम जो है, इसी स्टीम से ही टरबाइन रोटेट होगी और उसी से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। 2 एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स हमने जियोथर्मल एनर्जी को जनरेट करने के लिए बनाए हैं। सबसे पहला है पार्वती वैली मणिकरण के पास हिमाचल प्रदेश में, और दूसरा है पूगा वैली लद्दाख में। तो इस तरीके से बच्चों देखिए, नीचे ग्राउंड वाटर है, नीचे जो रॉक्स हैं गर्म है, तो उनकी गर्माइश की वजह से वो गर्माइश पानी में आ गई, पानी जो है जब तक ऊपर उठ के आएगा तो वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, वही स्टीम से टरबाइन घूमेगा, उसी से ही बिजली जनरेट होगी। तो इस तरीके से अर्थ की हीट का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। और इसी के साथ अब बात आती है इन एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व करने की। क्यों इंपॉर्टेंट है इनका कंजर्वेशन, क्यों कंजर्व करना है, चलो देखते हैं। एनर्जी एक बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। बच्चों अगर आपको अपने देश को आर्थिक रूप में आगे लेकर जाना है तो उसके लिए एनर्जी कितनी ज्यादा जरूरी है। हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाएगी अगर हमारे पास एनर्जी नहीं होगी। हर सेक्टर हमारी इकोनॉमी का, चाहे वो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट है, कमर्शियल है, डोमेस्टिक नीड्स है, हर किसी चीज को चलने के लिए तो एनर्जी चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स सिंस इंडिपेंडेंस नेसेसरीली रिक्वायर्ड इंक्रीजिंग अमाउंट्स ऑफ एनर्जी टू रिमेन ऑपरेशनल। एज अ रिजल्ट कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन ऑल फॉर्म्स हैज बीन स्टेडीली राइजिंग ऑल ओवर द कंट्री। आजादी जब हुई थी भारत की, उसके बाद से ही कोई भी अगर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को लाना है तो उसके लिए बहुत ही एनर्जी रिक्वायरमेंट थी ताकि वो प्रोजेक्ट्स चलते रहें। एंड एज अ रिजल्ट हम लोग देखते हैं एनर्जी के जितने भी फॉर्म्स हैं उसको कंज्यूम बेहद तेजी से करा जा रहा है। इस बैकग्राउंड में एक अर्जेंट नीड है कि हम एक सस्टेनेबल पाथ को डेवलप करें ताकि हम बच्चों अपने इन एनर्जी रिसोर्सेज को खत्म ना कर दें। एनर्जी कंजर्वेशन, इंक्रीज यूज रेन्यूएबल एनर्जी का ही मतलब वो पाथ है जो हमें सस्टेनेबल एनर्जी के लिए लेना चाहिए, है ना। तो जो रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है उनको यूज करना चाहिए जो रेन्यू हो जाए, और उसी के साथ हाँ कंजर्व करना है एनर्जी को, और साथ ही में रेन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करना है। India is presently one of the least energy efficient countries in the world. We have to adopt a cautious approach for the judicious use of our limited energy resources. For example, as concerned citizens, we can do a bit by using public transport instead of individual vehicles, switching off electricity when not in use, using power saving devices and using non-conventional sources of energy. तो बच्चों हम अपनी साइड से जो जो हो सके एनर्जी को कंजर्व करने के लिए वो कर सकते हैं, बिकॉज इंडिया
लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्री है, मतलब हम एनर्जी को कंजर्व कर ही नहीं रहे, हम जाया करते चले जा रहे हैं। इसलिए हमें एक ऐसी अप्रोच पकड़नी पड़ेगी जिससे कि हम अपने लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज को बहुत तरीके से सुलझ कर अच्छे से यूज कर सकें। तो हमें एज अ कंसर्न सिटीजन, अगर हमें चिंता है थोड़ी सी भी इस चीज को लेकर, तो हमें जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। मेट्रो ले लो, बस ले लो, ठीक है, इंस्टेड ऑफ हमेशा अपनी गाड़ी नहीं उठानी है, उससे पोल्यूशन ज्यादा होगा। साथ ही में पोल्यूशन ज्यादा होने की भी बात नहीं है, यहाँ पर बात है कि हम पेट्रोल ज्यादा यूज करेंगे, विच इज लिमिटेड ऑब्वियसली। उसी के साथ हम लोग देख रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रिसिटी जब हम यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको बंद कर देना चाहिए। पावर सेविंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कम से कम बिजली इस्तेमाल हो। उसी के साथ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पे शिफ्ट करना चाहिए, जो सोलर, विंड एनर्जी, इन सब चीजों पे शिफ्ट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ द कन्वेंशनल सोर्सेज, क्योंकि वो तो खत्म ही हो जाएंगे। इसलिए बच्चों यहाँ पे बोला गया है एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। जितनी ज्यादा एनर्जी आप सेव करोगे उतना आप एक तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हो। टेक द केस ऑफ मनी, हमने सपोज यहाँ पर हमें पता था कि हमें एक महीने पे 2,000 रुपए मिल गए हैं, अगर हमने पूरे जाया कर दिए तो जाया कर दिए, कुछ नहीं बचा है ना। बट हमने अगर उस 2,000 में से 1,000 खर्च के 1,000 बचा लिए, तो हमने एक तरीके से एक्स्ट्रा पैसे दूसरे महीने के लिए रख लिए हैं। तो वही वाला यहाँ पे सेंस बनता है कि एनर्जी सेव, जितना सेव करोगे दैट मीन्स उतना प्रोड्यूस कर रहे हो, आगे के लिए उतना बचा के रख रहे हो। ठीक है, आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर बच्चों हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास अलोंग विद अ न्यू चैप्टर एंड अ न्यू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तब तक के लिए दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुन साइनिंग ऑफ फॉर द डे। बाय गाइज।